जरा हटोगे प्लीज। थैंक यू आंटी। जब हर माँ ख्याल रखेगी तो हर बच्चा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी, इसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बारे में मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। आज है 6 सितंबर। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है यार। और जब शानदार रहने वाला है तो इसका मतलब शानदार रहने वाला है। बहुत ही शानदार आर्टिकल रहेंगे, टकटकी लगाकर देखिएगा। इसके क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप लोग दे पाओगे। यहाँ पर करंट के साथ में बैकग्राउंड यानी कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्लस आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक शानदार प्रैक्टिस आप लोग करवाएंगे। अच्छी बात यहाँ पर ये होगी, अगर आप लोग प्रॉपर वे में आर्टिकल को सुनेंगे तो इन एमसीक्यू का आप लोग आंसर दे पाओगे। और ये जो आंसर है ये आप लोगों को कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस से भर कर जाएंगे। और यही मेरा पर्पज भी रहता है बीइंग ए टीचर, कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट फील करें, तभी आप लोग अच्छे से अपने सारे काम कर पाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आप लोगों को यार, कल मतलब इतने मैसेज आए। आप लोगों ने अगर कमेंट बॉक्स ही देखो तो कमेंट बॉक्स के नीचे लगभग 3000 के करीब आई थिंक जो है कमेंट थे। इतने ही मतलब सब सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर तो बौछार लगी हुई है। अब तक भी मतलब टेलीग्राम पर जो है बौछार लगी हुई है। इसी के साथ में मतलब हर सोशल मीडिया, फेसबुक पर ले लो, ट्विटर पर भी, जहाँ पर नॉर्मली लोग जो है मुझे मैसेज नहीं करते, ट्विटर पर भी आप लोग देखोगे कई सारे मतलब मैसेज आए हैं। ये ऐसा लग रहा था कि जैसा मेरा बर्थडे है। रियलिटी में बोलूँ, इतने मैसेज जो हैं मुझे बर्थडे पे भी नहीं आए जितने मैसेज अब की बार मुझे टीचर्स डे पर आ गए। तो ये होती है एक तरीके से, ये टीचर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि टीचर्स डे पर उसको ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू उसके बर्थडे के। तो ये वास्तव में ही आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब मैं खुशनसीब हूँ। वास्तव में यार मैं मतलब दिल से ये बात बोल रहा हूँ। वो तो कहते हैं ना कि हनुमान जी ने अपना दिल चीर के दिखा दिया कि हाँ ये सत्य है कि राम और सीता उसके दिल में है। मैं वो दिखा नहीं सकता, पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों को मतलब पता नहीं, कल मैं अंदर से इमोशनल हो गया यार। मैंने कहा वास्तव में एक मतलब समझ रहे हो आप लोग किस तरीके से फीलिंग आती है। बहुत सारी आप लोगों ने वीडियोस भेजी, बहुत सारे आप लोगों ने जो है अपने अपने बारे में मतलब जो भी सोचते हैं सेलिफ फैमिली के बारे में वो सारी चीज़ें भेजी। एक छोटी सी क्लिप मैंने डाली है वी टॉक्स वाले चैनल पर, आप लोग उसको जाकर देखना। बहुत ही छोटी सी है उसमें, हालांकि मैंने ना मतलब जैसे उनको कंबाइन करा था तो बहुत बड़ी बन जा रही थी वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 5-5, 6-6 मिनट की बातें की थी। तो फिर मुझे लगा एक झलक सी उसकी जो कट कट करके शॉर्ट सी एक वो नहीं बनाते, जैसे शादी में आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ी की छोटी सी एक वो बना देते हैं क्लिप, ताकि आराम से सब देख सकें कि ओवरव्यू मिल जाए। तो वो डाली है मैंने वी टॉक्स वाले चैनल पर, आप लोग देख लेना, आप लोगों को इसके बारे में राय मिल जाएगी। और बाकी क्वेश्चन वाली वीडियो जो कि ये आप लोगों के सामने है, बहुत टाइम तो कल उसी में लग गया उसको यहाँ पर एडिट करने में। क्वेश्चन वाली वीडियो आई आप लोगों की, ये वीक में आया करेगी। और इसके बारे में मैंने बोला था आप लोग जरूर बताना कि आप लोग इसको कैसे लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़ें। और यार इसी तरीके से जो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और जब टीचर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एक बच्चा जो काम कर रहा है उसमें सक्सेस होकर आता है। टीचर और पेरेंट्स दो ही ऐसे इंसान हैं हर ज़िंदगी में जो आप लोग अगर ज़िंदगी में उनसे आगे निकलोगे तो वो खुश होंगे। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा इंसान है धरती पर, अगर आप लोग उससे आगे निकलोगे तो वो खुश होगा। इसके बारे में आप लोग की क्या राय है आप लोग जरूर बताइएगा। फिर से दिल से बोल रहा हूँ यार, थैंक यू। क्योंकि मतलब शब्द नहीं है इन चीज़ों के लिए यार, क्या मतलब शब्द बोला जाए इनके लिए, पर जो भी रेस्पॉन्स था वो माइंड ब्लोइंग था। कई सारे बच्चों, एक बच्चे ने तो मतलब पेंटिंग बना दी पूरी बैठ के, इसके बारे में मैंने बताया था, फेसबुक पर मैंने शेयर की थी वो चीज़ें। चलिए अच्छे से यार, मतलब चाहता हूँ कि हम हर एक बच्चा जो है जो पढ़ रहा है सक्सेस है और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन बताता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, कल तो अगर बात करें इनके बारे में फिर कल बात करेंगे, ठीक है। एक आर्टिकल है यहाँ पर, स्टार्टिंग में मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके पीछे का कुछ रीज़न है, और रीज़न ये है कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो साइरस मिस्त्री जी हैं उनकी डेथ हो गई। ये माना जा रहा है कि सीट बेल्ट का यहाँ पर काफ़ी बड़ा रीज़न था। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर गाड़ी में आप लोग बैठकर चलते हैं तो कई सारे महानुभाव ऐसे होते हैं जो कि सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है। पर लेकिन गाड़ी वाले भी जानते हैं कि इनको इरिटेट करना है, तो सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो टोटो टोटो की आवाज़ करने लगता है। मैं आप लोगों को बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मतलब गाड़ी चला रहा था, तो एक फ्रेंड था वो बराबर में बैठा, तो मैंने बोला कि यार सीट बेल्ट लगा लो। तो क्या किया उसने, कह रहा है कि इसका अभी इलाज करता हूँ। टू टू करती रही गाड़ी वो, तो पीछे से लाके यानी कि कमर के पीछे से लाके यहाँ पर, और वहाँ पर जाकर उसमें वहाँ पर लगा दी वो, ठीक है। यानी कि ठीक है अब कर ले, क्या करेगी।
वो सीट बेल्ट वो है गाड़ी के लिए नहीं है, वो आप लोग की सुरक्षा के लिए है। मतलब वो टू 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 करके आप लोग को इरिटेट नहीं कर रही है, वो आप लोग की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कि बदतमीजी मत कर, इसको ढंग से लगा ले। तो ये आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी, कई सारे लोग इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ये ड्राइवर वाली सीट होगी, इसके बराबर वाली सीट पर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लोग जो है बैठते हैं और मतलब उल्टी सीधी तरीके से, ठीक है, एक तो ऊपर पैर रख कर बैठ गए या फिर बच्चे को बैठा लेते हैं वहाँ पर। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी डेथ होती है हमारे देश में। ये हमारी कंट्री का डेटा है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। रोड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर उन्होंने खुद बोला है कि 2017 में ये शोकिंग है कि 26,000 के करीब जो डेथ है लोगों की, वो ओनली नॉन यूज़ ऑफ सीट बेल्ट की वजह से हुई है, ठीक है। यानी कि वो सीट बेल्ट ही यूज़ नहीं कर रहे थे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा है, जिसके चलते यहाँ पर अगर आज की डेट में हमको सीट बेल्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को सीट बेल्ट यूज़ करना चाहिए। तो है कि नहीं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बैठ के सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं? और दूसरा, जब आप लोग बाइक पर चलते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों के लिए, इनको मत भूलो यार कभी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर ड्राइवर की मौत हुई, वो तो लगभग 10,000 थी। जो पैसेंजर थे, जो कि यहाँ पर नहीं बैठते हैं मजे में बराबर में, वो वाली ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी बिना सीट बेल्ट लगाए। उसमें लगभग 16,000 के करीब लोगों की जान गई। तो यहाँ पर इसकी वजह से अभी रिसेंटली फिर से न्यूज़ में आ गया कि सीट बेल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे देश में बात की जा रही है कि एक गाड़ी के अंदर में कम से कम 6 सीट बेल्ट होनी चाहिए। यानी कि सीट बेल्ट नहीं, सॉरी, ये जो एक तरीके से जो एयर बैग जो होते हैं, ठीक है, तो 6 एयर बैग यूज़ करने की बात की गई। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, हमारे देश में लोग जब गाड़ी खरीदते हैं वो क्या देखते हैं कि सस्ती कितनी है, ठीक है, माइलेज कितना दे रही है, इन चीज़ों पर फोकस रहता है। शायद ही कोई इंसान ऐसा पूछता होगा कि भाई साहब इसकी सेफ्टी कैसी है। जबकि अगर आप लोग जाओगे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में, वहाँ पर सबसे पहले उनका ये रहता है कि सेफ्टी कैसी है गाड़ी की। तो जिसका सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छा है वही गाड़ी खरीदते हैं। और इसमें जर्मनी की जो गाड़ी है वो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड मान जाती है सेफ्टी के मामले में। जर्मनी की कौन सी गाड़ी है, आप लोग किसी गाड़ी का नाम बता सकते हैं? तो आप लोगों को पता चलेगा कि सेफ्टी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हमेशा इंसान की जान है तो जहान है, वो वाली बात आप लोग बोल सकते हैं। तो कभी भी चलो यहाँ पर सबसे पहले तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगाओ अगर आप लोग बाइक पर या फिर गाड़ी में हो। और इसी के साथ में अगर गाड़ी खरीदनी है तो 2 रुपये ज़्यादा लग जाए, भले ही अगर गाड़ी लेनी है तो लेनी नहीं है, अगर लेनी है तो ऐसी लेनी है जिसमें कम से कम सेफ्टी रहे। उनके स्टैंडर्ड पता होने चाहिए प्रॉपर सेफ्टी के बारे में। तो अब आप लोगों को गाड़ी लेनी है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाए होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है सिखाएगी ज़िंदगी में। बड़ी ही शानदार और माइंड ब्लोइंग बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। बोला जा रहा है कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले भाई, समय जरूर बदलता है। इंसान अगर लगा रहता है ना तो उसका समय एक दिन जरूर बदलेगा। इस बात की तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं। अगर वो इंसान अपना जो ग्राउंड छोड़कर नहीं भागेगा तो उसका समय जरूर बदलेगा। वो अलग बात है कि आप लोग ग्राउंड छोड़कर भागे और फिर बोले कि यार हार गए। अरे नहीं, हारे नहीं है, आप लोगों ने लड़ना छोड़ दिया है। तो आखिरी दम तक लड़ना है। आप लोगों के अंदर वो प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हाँ, ये एक तरीके से ऐसी चीज़ है जिसके लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो यानी कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया एक बार ये एग्जाम निकालना है। एक बार सोचो तो सही, ये एग्जाम निकालने के बाद में जिंदगी कैसी होने वाली है। तो क्या उसके लिए थोड़ा सा इतना सा सेक्रीफाइस नहीं दे सकता जिंदगी में कि हाँ यार चलो कुछ भी हो जाए, ये एग्जाम निकालना ही है। हर एक इंसान को ये लगता है, चाहे टॉपर भी क्यों ना हो, कि हाँ ये काम हमसे नहीं होगा, पर डेली अपने आप को पुश करना है, डेली अपने आप को संभालना है। और यही रियलिटी में जिंदगी है, यही आप लोगों को फॉलो करके चलना है। तो ये जिस दिन आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट कर लिया, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलने वाली है। तो इसको फॉलो करना स्टार्ट करो और फिर रिजल्ट देखना, शानदार रिजल्ट आप लोगों की लाइफ में आप लोग आते हुए नजर आएंगे। एक अगर समझ में नहीं आ रही चीजों, दूसरी तरीके से समझो, दूसरी तरीके से इंप्लीमेंट करो। अपना डेस्टिनेशन नहीं बदलना है, गोल नहीं बदलना है, जाने का रास्ता बदल सकते हो कि अच्छा यहां से नहीं, यहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर इंप्लीमेंट करो, ओके भाई साहब। ऐसी बात महात्मा गांधी जी बोल सकते हैं बस। पढ़ने के बाद में आप लोगों को समझ में आएगा कितना बड़े दिल के थे ये यहाँ पर। इसलिए इनको ग्लोबल सिटीजन बोला जाता है। एक तरीके से ऐसा नहीं कि इंडियन एक तरीके से चीज़ों को सोचते थे, इंसानियत के बारे में सोचा करते थे। और अगर ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो बड़ी ही शानदार सी बात इन्हीं के द्वारा बोली गई। आप लोग इस बात को अंदर तक जाने देना, ये आप लोग की जिंदगी में भी कोरिलेट आप लोग कर पाओगे। बोला गया है, यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता पर आप लोगों को जो विश्वास है वो खोना नहीं चाहिए। ह्यूमैनिटी इज ए ओशियन, ये बिल्कुल समुद्र की तरीके से, जो बड़ा सागर होता है ना समुद्र, जैसे इंडियन ओशन है उसकी तरीके से है।
इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ओशन आर डर्टी, अगर कुछ बूंद जो है वहां पर वो उसकी गंदी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ओशन गंदा है। ओशन डज नॉट बिकम डर्टी, वो पूरा समुद्र गंदा नहीं बनता है यहाँ पर। तो यानी कि अगर एक इंटरेस्टिंग, मुझे एक छोटा सा एक यहाँ पर अभी एक कहावत याद आ गई। मेरा एक दोस्त था, जब यहाँ पर प्रिपरेशन के जोन में थे, तो उसके द्वारा बोला गया कि यार यहाँ पर पुलिस के अंदर जाना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा है कि यार करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर एक तरीके से बिल्कुल माहौल ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मुझे पुलिस के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। तो यहाँ पर वहाँ पर तो मतलब एक तरीके से दलदल में फंस जाएंगे। तो ये वही बात हो गई। अगर आज की डेट में आप लोग बात करते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर अगर जाने का मौका मिले तो जरूर जाना, क्योंकि अगर बात करें तो कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। अगर आप लोग जैसे इंसानी, जो कि एक तरीके से ऐसे इंसान है जो कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, अगर वही सिस्टम के अंदर नहीं जाएंगे तो जो ऑलरेडी वहां पर कचरा हो, जो भी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो और ज्यादा उसको बर्बाद कर देंगे। अगर अच्छे लोग जो हैं वो अच्छाई से अपना मुंह फिर लेंगे, तो गंदे लोग जो हैं जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके और ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है, यस या फिर नो, ठीक है। तो बिल्कुल वही हो गया कि सामने वाला जो कोई है बदतमीजी काटे जा रहा है और आप लोग उसको सहन कर रहे हैं कि हाँ हमारे साथ में थोड़ी किसी और के साथ में कर रहा है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कभी भी इन चीजों से मुंह नहीं मोड़ना। अगर अपने लेवल पर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, चीजों को ध्यान से रखते हुए, ठीक है। यूके की नेक्स्ट पीएम जो है वो यहाँ पर ट्रूज बनने जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा जो ऋषि सुनक थे उनको हरा दिया गया है। तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आप लोगों से कई बार इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाए तो हल्का सा याद आप लोग रख सकते हैं। और अभी मैंने आप लोगों से गाड़ी के बारे में बात की। अभी यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है कि एक इंसान को पकड़ा गया जिसका नाम है अनिल चौहान, ठीक है। इस इंसान ने 5000 के करीब कार जो है वो चोरी की हैं। तो अगर आप लोग कहीं जाते हैं तो प्रॉपर आप लोग को पता होना चाहिए। एक तो कोशिश करो कि पार्किंग में खड़ी करो ताकि वहाँ पर सिक्योरिटी रहे। कई बार पार्किंग के कुछ पैसे बचाने के लिए 40-50 गाड़ी खो बैठता है इंसान, और प्रॉपर उसको लॉक कर कर निकले, कई बार जल्दी जल्दी में उसको लॉक करने भूल जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कल को चलकर यही चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं ना, वो इंसान को नुकसान दे देती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे तो आप लोग जो है इन चीज़ों को संभाल पाएंगे, ठीक है। एक आर्टिकल आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ये तीस्ता तलवार के बारे में है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर अभी ये कैसे न्यूज़ में है। तो यहाँ पर इनको काफ़ी लंबे समय से बेल नहीं मिल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनको बेल दे दिए। तो यहाँ पर 2002 के जो गुजरात दंगे थे, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर केस आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। एक रीजन यहाँ पर बताया गया कि बेल देने का लेडी थी यहाँ पर दी। देखिए बेल का मतलब क्या होता है एक तरीके से, इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो है वो बेगुनाह है। मतलब इंसान को बेल ना मिलने का मतलब ये होता है, नॉर्मली कोर्ट का मतलब ही क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि इस तरीके से चलना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं तब तक यहाँ पर गुनाह ना साबित हो जाए, तब तक एक तरीके से इंसान को नॉर्मल समझा जाए। जैसे ही गुनाह साबित हो गया तो वहाँ से उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। तो बेल के बारे में बहुत सारे प्रोविजन है इंपॉर्टेंट, और कुछ आर्टिकल भी हैं जो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो काफ़ी सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो आगे आर्टिकल डिस्कस करूंगा बेल के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं आप लोग फिर समझ पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक जो यहाँ पर कल मैं एक इंटरव्यू सुना था, अभी यहाँ पर जो हसीना जी है, शेख हसीना जी हमारी कंट्री की विजिट पर आ रखी हैं। तो एक पर्टिकुलर एंकर थे यहाँ पर, तो उनके द्वारा इनको फंसाने की कोशिश की गई कि इंडिया के ज़्यादा फेवर में रहते हैं आप लोग, या फिर मतलब एक तरीके से या फिर चाइना के। तो यहाँ पर एक स्मार्ट इंटरव्यू कैसे रिप्लाई देना है, तो आप लोग अक्सर जो भी यहाँ पर लीडर होते हैं उनके इंटरव्यू सुना करो, क्योंकि अक्सर आप लोगों को भी इंटरव्यू में इसी तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है जब आप लोग इंटरव्यू देने बैठते हो, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक और छोटी सी बात, यहाँ पर कई सारे केस ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं, जैसे कि अभी हिजाब का केस है, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर यहाँ पर अभी डिसीजन आने वाला है, तो इसके चलते हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कि इफ़ हिजाब कैन बी अलाउड इन स्कूल, तो इसके बारे में यहाँ पर डिसीजन कल आएगा। तो ये ऐसे केस हैं जिनको आप लोग जो है थोड़े टाइम के लिए रहने दिया कीजिए। जैसे अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हमारे जिसमें घूमने आ रही है, तो पूरी जब विजिट कंप्लीट हो जाए तब आर्टिकल को आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है। ये अभी कब तक चलता रहेगा आर्टिकल, जब तक ये विजिट पे रहेगी, तो टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के चलते यहाँ पर ये भी केस ऐसे होते हैं, चलते रहते हैं। जब फाइनल एक वर्डिक्ट आ जाए तब इनको देखो, डे बाय डे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कमेंट्री में, ठीक है। इसी के साथ में काफ़ी एक अच्छी पिक्चर लगी मुझे पर्सनली। यहाँ पर हमारी प्रेसिडेंट है जो प्रेजेंट टाइम पर, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट के सामने जो है श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रही हैं। तो ये भी एक तरीके से हार्ट टचिंग चीज़ है। 2 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा, दोनों का आंसर देना दिल से। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को ये आंसर देना है कि दिल्ली के मेट्रो में कौन कौन बैठा है, यस या फिर नो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा
इंसान जो है कभी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर विजिट किया है तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि इतनी भीड़ है उस मेट्रो के अंदर में कि इंसान को सांस लेने के लिए कई बार ऐसा रहता है, जब पीक टाइम रहता है, जब ऑफिस से लोग आते जाते हैं और मॉर्निंग में जब जाते हैं तो मतलब खस्ता हालत हो जाती है बिल्कुल। तो वो हालत दिल्ली की मेट्रो की है। आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बातें मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों को मतलब इस बात से क्या मतलब समझ में आता है। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि दिल्ली की मेट्रो की जैसी हालत है ना, ऐसी हालत देश की मेट्रो की नहीं है। अलग अलग सिटीज में आज के टाइम मेट्रो देखने को मिलती है। बहुत सारी सिटीज देश के अंदर ऐसी हैं जहां पर मेट्रो चल गई है। क्या आप लोगों के एरिया में मेट्रो है? यहाँ पर मुझे अभी भी याद है जब राजस्थान पीसीएस का पेपर देने गया था तो वहां पर जयपुर के अंदर जब सेंटर पड़ा था वहां पर, ठीक है, तो उस टाइम पर कंडीशन इतनी थी, मतलब नहीं वहां पर मेट्रो चली थी उस टाइम पर। तो मुझे समझ में, मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जब उसमें ट्रेन में बैठे थे, मतलब मेट्रो में बैठे थे, तो उस पर्टिकुलर जो उसके अंदर में ले देकर मतलब कुल ऐसे बैठे थे पूरी मेट्रो के अंदर में 15 से 20 आदमी हो गए। ओ भाई साहब, मैं दिल्ली की मेट्रो देख के वहाँ पे गया, मेरे तो माइंड में पिक्चर वही मेट्रो वाली। और मैंने जब देखा राजस्थान के अंदर है मेट्रो, मैंने कहा भाई ऐसी मेट्रो मिल जाए तो यार मजे आ जाए, लेट के जाओ आराम से। हालांकि वो एक अच्छी चीज़ नहीं है कि मेट्रो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी खाली चल रही है। इसी के ऊपर पार्लियामेंट्री पैनल के ऊपर बात की गई, उन्होंने बोला है कि आज की डेट में मेट्रो जो है वहाँ पर लो राइडरशिप देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ को छोड़ दो तो सही है, बाकी के एरिया में मेट्रो की में जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से जो मेट्रो है देश के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन वो पूछूं यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है इसके पीछे, लोग आखिर क्यों मेट्रो में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं? आप लोग कोई एक या दो रीजन बता सकते हो आप लोग के हिसाब से कि हाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि एक तरीके से कि एक लोग शर्माते हैं, ठीक है, किसी को एसी में बैठने की आदत नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, हमारे रूट पे मेट्रो है ही नहीं है, बहुत कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आप लोग रीजन बताइए, क्योंकि यहाँ पर इसी के ऊपर मुद्दा किया जा रहा है पूरा। तो अभी यहाँ पर ये जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग देखते हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये बोला है, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वाली है, कि अभी हमारी कंट्री में कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की जरूरत है मेट्रो को लेकर। अलग अलग जो एरिया में आप लोगों को जो मेट्रो चलती हुई नजर आती है उसके लिए कई सारे देश के अंदर प्रोविजन है, तो उनको कैसे लेकर चलना है। तो इसके लिए 3 कानून है हमारे देश में, वो 3 कानून मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो उन 3 कानून को, जो 3 अलग अलग एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं 3 जो कानून हमारे देश में बना रखे हैं, उन तीनों कानूनों को, यानी कि जो 3 अंडे हैं अलग अलग, उनको एक टोकरी में रखना है, ये बोला जा रहा है। यानी कि तीनों के तीनों कानून को यहाँ पर एक कानून में कन्वर्ट करना है ताकि यहाँ पर चीज़ों को हैंडल किया जा सके। क्योंकि देश के अंदर 2 ही मेट्रो ऐसी हैं, एक तो दिल्ली मेट्रो और दूसरी मुंबई मेट्रो, जहाँ पर सांस नहीं है, एक तरीके से लोग आगे चले, उसमें एक बार कोई अंदर चला जाए तो बाहर अपने आप आ जाता है। इन 2 मेट्रो के अलावा हर एक मेट्रो में यहाँ पर दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर क्या रीज़न चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। अगर बात करें पहले तो 3 जो कानून है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो है मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स एक्ट 1978, दूसरा है मेट्रो रेल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2002 और तीसरा है रेलवे एक्ट 1989। तो ये 3 कानून हैं जिसके चलते जो ओल्ड मेट्रोज प्रोजेक्ट है हमारे देश के अंदर कवर किए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर इनके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, अगर बात करें 6 to 7 ईयर कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन के बाद भी जो इशू है आज के डेट में वो देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली और जो मुंबई की मेट्रो को छोड़कर मैक्सिमम आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कई सारी जो चीजें हैं जिनके ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात बोले तो फॉल्टी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट चलता है उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर वे में प्रस्तुत नहीं की जाती है। एक तो ये इशू देखने को मिलेगा। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम ही नहीं हो रहा है, मतलब बस हाँ मुंह उठाया और काम को कर दिया, ये पता नहीं था क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, जो भी हुआ देख लिया। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं रिसेंटली जिनकी अभी डेथ हुई है, कीटो डाइट फॉलो कर रहे थे। कीटो डाइट मतलब उनको ये नहीं पता कि बस कीटो डाइट में दिक्कत क्या हो सकती है, अपनी बॉडी टाइप क्या है उसको चेक नहीं कर रहे हैं, बस कीटो डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब लेके चले गई कई सारे वो कीटो डाइट, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर आप लोगों को डाइट पे जाना है, किसी तरीके से आप लोगों को एक तरीके से ना अपनी कैलोरी डेफिसिट करनी है, अपना फैट लॉस आप लोग करना है, तो प्रॉपर उसके बारे में पढ़ लो, प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज ले लो, या फिर किसी ट्रेनर के अंडर में जाकर काम करो। ऐसा नहीं कि कहीं पे 2-4 वीडियोस देख ली, ऐसी ऐसी वीडियो बन रही है आज के टाइम भाई साहब हेल्थ के ऊपर, मेरा देख के सर चकरा जाता है। मतलब कोल्ड ड्रिंक में डाल के प्रोटीन पी लो,
ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग क्या क्या बातें बोली जा रही है। अलग अलग ही लेवल की इंडस्ट्री चल रही है वो लोगों को बर्बाद करने के लिए। तो एक इंसान से ऐसे सलाह लेना जो सर्टिफाइड ट्रेनर हो, जिसने उस पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग ले रखी हो, ऐसे ही नहीं कि किसी के भी चक्कर में पड़ जाना है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बॉडी बनाने के चक्कर में रहते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, जिम में अगर जाना भी है तो कोशिश करो दाल रोटी सबसे अच्छी है अपनी घर की, दही उसके साथ में ले लो, अपने घर का दलिया खाओ, 3-4 दालों को मिक्स करके उसका पाउडर बना लो। मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी मैं घर पे जाता हूं तो मेरी मम्मी क्या करती हैं, जैसे 3-4 दालें हो गई, जैसे कि मान लो कि कई सारे से, जैसे चना हो गया या फिर दो जो भी आप लोगों के घर में दाल रहती हैं, उनको सबको चक्की में पिसवा लो। पिसवाने के बाद में उनमें हल्का सा मतलब एक तरीके से मीठा डालो और घी डाल के उनके लड्डू बनवा लो। बेस्ट प्रोटीन है भाई साहब, ये मैं मैक्सिमम टाइम में यूज करता हूँ। जब भी जाता हूँ तो मम्मी उनको लड्डू नहीं बांधती, एक डब्बे में पैक करके चम्मच से निकाल और खा, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये प्रोटीन हो गया आप लोगों के पास में, घर में दाल है, प्रोटीन हो गया आप लोगों के पास में। ये थोड़ी ना उसमें अलग से प्रोटीन, अपना पनीर खा लो यार, दूध को फाड़ के, प्रोटीन बन गया आप लोगों के पास में। थोड़ा सा आप लोग नॉन वेज पे जाना चाहते हो तो नॉन वेज में अंडे वगैरह आप लोग खा लो, जो भी आप लोगों को लगता है चिकन फिश जो खाते हैं वो खा लो अपना। ये फालतू की जो चीज़ आती है ना, इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं, वो उससे डिस्टेंस बना के रखनी है, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो प्रॉपर चीज़ें में नहीं होती तो फिर दिक्कतें निकल कर आती है। इसी के साथ में बात की जा रही है नेक्स्ट यहाँ पर, प्रोविजन ऑफ पार्किंग एट द मेट्रो रेल स्टेशन। उसकी दिक्कत है, बहुत सारे मेट्रो रेल स्टेशन आप लोग ऐसे मिल जाएंगे जहां पर पार्किंग ही नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ऐसे भी हैं जहां पर टॉयलेट नहीं है ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है। तो ऐसी भी सिचुएशन रहती है कहीं में, मतलब कहीं आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, कहीं ऐसे अंदर टॉयलेट बना रखा है, कहीं ऐसे बाहर टॉयलेट बना रखा है। कई बार समझ नहीं आता भाई साहब, अंदर मतलब पता चला टॉयलेट अंदर था, बाहर निकला है, मैंने कहा ये क्या, अब अंदर कैसे जाए तो इसलिए जरूरी है चीज़ों पर फोकस देना। इसी के साथ में जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ाना जरूरी है कि कहाँ कहाँ तक ये चीज़ें चलती हैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर एरिया में बस बैठे हुए हैं, यानी कि एक तरीके से हमारे मोहल्ले में मेट्रो ही नहीं है, क्या करें हमको, तो फिर भी रिक्शा पकड़नी पड़ेगी, ऑटो वाले के साथ में बहस करनी पड़ेगी, वही सारी चीज़ चलती है। उससे पूछो चलेगा, वो क्या नहीं चलेंगे, अगर चलेंगे भी तो इतनों को बैठा के चलेंगे मतलब एक ही गोदी में दूसरे को बैठा लेना, तो ये सिस्टम है। तो इसलिए मेट्रो का प्रोजेक्ट जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, उतने इन्वेस्टमेंट के बेस पर प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, खासकर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट चलता है तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सबकी नज़र होती है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारी दिक्कतें फिर निकल कर आती हैं। तो इसके ऊपर ये फोकस दे रहे हैं कि कैसे इसको सुधारा जाना है, और अगर कानून एक होगा तो फिर इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। सुना होगा ना, घर में एक चौधरी है तो आराम से काम कर लेता है, और पता चला सारे के सारे चौधरी हैं, फिर क्या करोगे, वो कहेगा मेरी चलेगी, वो कहेगा मेरी चलेगी, उस घर के 4 बंटवारे आप लोगों को हुए मिलेंगे। तो इस तरीके से कहते हैं कि हमेशा जब तक माँ बाप है उनके हाथ में चौधर आनी चाहिए, और फिर उसके चलते फिर उसके नीचे जो जनरेशन आ रही है, तो इस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे घर में, ठीक है। तो रिकमेंडेशन जो यहाँ पर बात करें, एक पैनल भी यहाँ पर आप लोगों को बात की जा रही है कि रिकमेंडेशन ऑफ द पैनल ने जो दी थी यहाँ पर, अभी हमारे देश में बोला गया कि लेस कैपिटल इंटेंसिव काम कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि बड़ी बड़ी मेट्रो बनाने की क्या जरूरत है, नैनो मेट्रो बना लो भाई साहब, छोटी छोटी सी मेट्रो बना लो, ठीक है। एक तरीके से नहीं, जहां पर लगना है, जहां तक पॉपुलेशन है नहीं, तो वहां पर पूरा सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है। तो वहां पर एक तरीके से मेट्रो नियो करके यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लाने की बात की जा रही थी। ये एक मास रैपिड ट्रेन की बात की जा रही है, लो कॉस्ट और इफिशिएंसी अच्छी देखने को मिलेगी, और एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी देखने को मिलेगी। तो 2 और 3 टायर सिटीज में उनको लगाया जा सकता है। मेट्रो लाइट की बात की गई थी, डेडिकेटेड पाथ बनाना है, रोड के ऊपर आराम से उसको बिछाए जा सकते हैं चीजें, ठीक है। कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया, इंक्लूड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड उसके अंदर में और भी कई सारी चीजें स्टार्ट की गई, जैसे फेमा, ठीक है। मतलब एक कहने का ये कि जैसे अभी नहीं बोलते कि हाइब्रिड क्लास चल रही है, ऑनलाइन भी पढ़ लो और ऑफलाइन भी पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये कि इस तरीके से आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराई जाए जैसे आप लोगों को चाहिए। आप लोगों को लग रहा है कि क्लास में जाकर पढ़ना है तो वहां पढ़ लो, आप लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन ही मजा आ रहा है, फालतू में क्यों जाकर लेटना है, वहां पर अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करनी है, आराम से अपना घर का खाना मिलेगा, आराम से जिंदगी एंजॉय करेंगे, तो वो भी तरीका है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इनके ऊपर काम कैसे होगा, इनके ऊपर काम ऐसे होगा जब कानून एक बनेगा। जब तक कानून एक ही नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। तो बहुत सारे एरिया में आज के टाइम में मेट्रो का आप लोगों को जाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिटी जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप लोग देखते हैं बहुत सारी यहाँ पर पुणे, मुंबई, इंदौर, भोपाल, कानपुर, यहाँ पर आगरा, बहुत सारी जगह भी बनाई जा रही है जहां पर बन चुकी हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, इसी के साथ में लखनऊ, अहमदाबाद, यहाँ पर अभी काफी हद तक कुछ कुछ चलने भी लगी हैं, नागपुर, हैदराबाद, ठीक है। आप लोग इनमें से आते हैं किसी एरिया में जहां पर ये मेट्रो चल रही है, तो यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। अभी लोगों को आदत भी नहीं है, ऐसे रूट भी नहीं है जहां पर चीजें चल सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में काम किया जाए, तभी बैलेंस निकाला जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे खेतों में खेती करना स्टार्ट कर दिया पर लेकिन प्रॉफिट आ नहीं रहा, किसान है फिर सुसाइड कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ये गलत है। फिर इस तरीके से स्टेट जो है सुसाइड करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करे, अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाए, कानून एक लेकर आ जाए, तो वो ज़्यादा बेटर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो यह है पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आप लोगों को मौका मिले बस में जाना है, मेट्रो में जाना है, और दोनों का किराया एक है, तो किस में जाना पसंद करेंगे, बस में या फिर मेट्रो में, बताओ। तो यहाँ पर आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को। इन चीज़ों के बारे में मैं सोचने के लिए क्यों बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब इन चीज़ों के बारे में आप लोग सोचोगे तो आप लोगों का एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप होगा, सोचने का तरीका डेवलप होगा। वही सोच जो है आप लोगों को शौचालय में काम आएगी, मतलब शौचालय में नहीं वही सोच जो है आप लोगों को इंटरव्यू में काम आएगी, ठीक है। क्योंकि जब चीज़ों के बारे में आप लोग सोचते हो ना, तो आप लोग अपने दिमाग पर जोर डालते हो। क्योंकि यहाँ पर तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मजे मजे में फोन जो है कान जो उसमें पॉकेट में डाल दिया, ईयरफोन लगा लिया, भाई साहब स्क्रीन पर कुछ भी चल रहा हो, अपना मजे लेते घूम रहे हैं, सुनते सुनते। ऐसा होता है ना मैक्सिमम टाइम ये तरीका जो है ठीक है, काम चलाने लायक है, पर लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। बैठकर प्रॉपर में देखने में ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें आप लोग की आंखें भी काम कर रही होती हैं, आप लोग के कान भी काम कर रहे होते हैं, आप लोग पेपर लेकर बैठो तो आप लोग के हाथ भी चल रहे होते हैं, आप लोगों को सोचने के लिए बोला गया वीडियो को पॉज करके, तो आप लोग सोच भी पा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ आप लोग सीख पाते हैं। तो वो तरीका होता है जिसमें आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो इंद्रदेव की इंद्रियां लगानी है आप लोगों को, अगर उस टॉपिक को ढंग से आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और लंबे समय तक याद भी रखना चाहते हैं, ठीक है। बेसिक है, इंप्लीमेंट करो, मजा आएगा जिंदगी जीने में। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बात की जा रही है। बात की जा रही है मेट्रोलाइट सिस्टम जो है वो मेट्रोलाइट सिस्टम जो है एक मास रैपिड जो यहाँ पर ट्रांजिट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि लो कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंसी, इको फ्रेंडली अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है सेकंड टायर और थर्ड टायर सिटीज के लिए। जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ में जो मेट्रो नियो सिस्टम है वो एक तरीके से वो रहेगा डेडिकेटेड पाथ, जो कि एक तरीके से यहाँ पर सेपरेट करेगा रोड ट्रैफिक विद इट, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये एक अलग सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से फायदे के लिए है, खासकर छोटे छोटे एरिया में कई बार चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। सही स्टेटमेंट क्या है, 1, 2 या फिर कोई से भी नहीं, बताइए कौन सा है सही आंसर। अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया, तो सही आंसर यहाँ पर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है यहाँ पर, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आए और कंफ्यूजन लेकर गए तो फिर क्या ही आने का फायदा हुआ, ठीक है। होने खाना खाने आए और मजा ना आए। और एक तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक तरीके से वो कहते हैं कि एक ने किसी ने दावत दी उसको, तो वो बंदा था नॉनवेज खाने वाला, तो खाने के बाद में पूरा चपेट गया उसको और फिर कह रहा है कि खाने में मजा नहीं आया। अबे मुर्गे की जान चली गई, तेरा मजा नहीं आया तो वो वाली बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम का टाइम चला गया और पढ़ने में मजा नहीं आया। तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए और समझनी भी ऐसी चाहिए ताकि किसी को पढ़ा भी सको जाकर, ठीक है। तब आप लोग उस टॉपिक को अच्छे सुनोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टॉपिक को ऐसे सुनो जैसे कि आप लोग जो है एक किसी को पढ़ा भी सको जाकर, तो उससे आप लोग और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में सुनोगे, तो उससे और चीज़ें आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सुनो और अच्छे से आप लोग एंजॉय करो। फीडबैक जरूर दे दिया करो, 1 सेकंड लगती है, इससे मुझे पता चलता है कि लेक्चर कैसा आप लोगों को पसंद आ रहा है, और दूसरा यूट्यूब को भी पता चलता है कि ये वीडियो जो है इनअप्रोप्रिएट है या फिर अच्छी वीडियो है। तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा ये वीडियो अच्छी है बुरी है, तो वो आप लोगों का फीडबैक होता है, लाइक कर कर, डिसलाइक कर कर, कमेंट कर कर, शेयर कर कर, तो उसी से तो पता चलेगा ये आँख कान नाक है यूट्यूब की, तो आप लोगों को उसको बताना है। तो इससे चीज़ें जो है फिर सही डायरेक्शन में चलती है। ओके दोस्तों, ये जो आर्टिकल है इसमें 2 पार्ट में आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला जो पार्ट है वो है एजुकेशन के बारे में, और दूसरा जो पार्ट है वो है G20 के बारे में। यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि G20 के जो मेंबर हैं उनको सबको शिक्षा के फील्ड में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो G20 में जो मेंबर हैं वो काम करेंगे, तो यानी कि पहले ये हमको पता होना चाहिए कि काम कौन करेगा। तो G20 के मेंबर काम करेंगे, तो पहले G20 के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि G20 जो है हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कवर किया था जुलाई के महीने में, आप लोगों को याद होगा जब G20 के ऊपर रस्साकसी चल रही थी, ठीक है। तो पहले आप लोगों का वो रिवीजन कराता हूँ, फिर उसके बाद में ये वाले आर्टिकल का जो एजुकेशन वाला सेक्शन है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम्स वगैरह आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो फिर वो वाला सेक्शन हम लोग देख लेंगे। तो यानी कि एक बस मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के 2 आर्टिकल यहाँ पर कवर हो जाएंगे, एक तो जो रिसेंट का है और एक पुराना रिवीजन हो जाएगा, तो पूरा टॉपिक आप लोगों की पकड़ में आ जाएगा, वो भी क्वेश्चन के साथ में। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो पहले G20 का पूरा पोर्शन समझ लेते हैं, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन याद कैसे रखना है, पुराने क्वेश्चन पेपर कहाँ क्या क्या पूछा गया है वो सारा कवर हो जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक पोर्शन, और फिर यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को कवर कराता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। आज की डेट में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा दंगल चल रहा है तो वो है G20 के अंदर में, यानी कि हर एक इंसान चाह रहा है कि G20 को अपने हिसाब से चलाया जाए। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों ने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, उन्हें एक तरफ से एक गुट आ गया, दूसरी तरफ से दूसरा गुट आ गया, अब उनको वहाँ पर बैठना भी है, बातें भी करनी है, क्यों? क्योंकि उस ग्रुप का पार्ट है दोनों।
तो अब यहाँ पर उनके बीच में रस्साकसी चल रही है, क्योंकि इस G20 के अंदर रसिया भी है, इसी G20 के अंदर यूएसए भी है, और इसी G20 के अंदर चाइना भी है, इसी G20 के अंदर इंडिया भी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई आप लोगों से पूछे कि G20 के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो इसको याद करने का एक बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया था मेरे साथ में। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। अगर कोई ऐसी चीज हुआ करे तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे शेयर कर दिया करो, ताकि आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूं जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि गुरु जी सीता अब SSC FCI में, ठीक है। तो ये सारी कंट्री के नाम दे दिए हैं। गुरु का मतलब हो गया जर्मनी, यूएसए और रसिया, जर्मनी, यूएसए, रसिया और यूके, ठीक है। तो यहाँ पर रसिया जो है इनके नहीं रजिया गुंडों में फंस गई, तो रसिया जो है यूएसए के साथ में, यूके के साथ में, जर्मनी के अंडर फंस गई। तो याद रख लेना इसको इस तरीके से। हम दोनों दोस्त साथ में हैं, जापान और इंडिया जी, ठीक है, जानिए जी पापा जी। तो जापान और इंडिया साथ में है, तो ये आप लोग याद रख ही सकते हो। सीता यहाँ पर सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये बेसिकली आप लोग देखते हैं ये मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ पर आप लोग याद रखने के लिए बोला है सीता कनेक्ट होगी मुस्लिम कंट्री के साथ। मतलब ये नहीं कि एक तरीके से थोड़ा सा याद रखने का माइंड में क्लिक कर जाता है, ठीक है। तो एक ऐसे समझ सकते हैं, अदरवाइज उसको मत देखना, वो एक याद रखने के तरीके से देखना, ठीक है। AB का मतलब होता है अबे, यानी कि अबे ब्राजील और अर्जेंटीना। SSC साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और कनाडा, ये बेसिकली SSC का पेपर देने के लिए सेंटर है आप लोगों के लिए। आगे से जब भी पेपर हुआ करेंगे यहाँ पर आप लोगों को जाना है। FCI फ्रांस, चाइना और इटली, ठीक है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो FCI हो गया। और ME यानी कि मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया UPSC प्रीलिम्स के अंदर में, डायरेक्ट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, बड़ा ही प्यारा सा। बोला गया यहाँ पर कि ये बताओ कि G20 ग्रुप के अंदर कौन सी कंट्री है। तो ये अभी मैंने बता दी, अब आंसर तो आप लोग दे दोगे, इसका आंसर दो, तब तक आगे चलते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये बेसिकली सिलेबस का पार्ट है। अभी ये न्यूज में क्यों आ गया? अभी न्यूज में इसलिए आ गया कि दो ऐसे लोग जो हैं आमने सामने आकर बैठ गए काफी लंबे समय बाद, जिनकी आपस में रस्साकसी चल रही थी, और वो हमको पकड़ने के मिजाज में थे। कई बार आप लोग क्या करते हो, जैसे कि आप लोग सोचते हो यार ये इंसान न टकरा जाए बस मुझे, ठीक है, ये फालतू में फिर वही क्वेश्चन पूछेगा और क्या चल रहा है, ठीक है, हम क्या बताएं क्या चल रहा है, जब चलेगा कुछ तो बता ही देंगे, सबको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद साहब जो हैं वो यहाँ पर मिले US सेक्रेटरी जो एंटिनो बिल्कन है उनके साथ में, और रसिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है जिनका नाम है सेर्गी लावरोव। तो यहाँ पर दोनों के साथ में यहाँ पर बाली में, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में जैसे G20 की मीटिंग होगी तो यहाँ पर दोनों कंट्री के लीडर जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, उधर से उनके प्रेसिडेंट आएंगे, तो ये भी मिलेंगे। अभी G20 जो है वो एक तरीके से यहाँ पर दंगल चल रहा है, जैसे नहीं दंगल चलता है। दंगल क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर USA जो है वो ब्लेम कर रहा है कि भाई साहब आज की डेट में दुनिया में जो भुखमरी आ रही है ना, उसमें कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो कौन है? वो है पुतिन। यानी कि पुतिन की वजह से दुनिया में भुखमरी आ रही है। उसने यूक्रेन के गेहूं के गोदामों पर अटैक किया, उल्टी सीधी सारी जहां जहां पर देखे वहां पर अटैक कर रहा है, जगह पर लोगों को मार रहा है। दुनिया में गेहूं सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप भी ढंग से सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, लोगों की मार्केट बर्बाद कर रहा है सस्ता सस्ता माल बेचकर। तो बड़ी मिर्ची लग रही है आजकल यूरोप और इसी के साथ में USA को। उनको ये लग रहा है कि इंडिया को इतना सस्ता माल कैसे मिल रहा है यार, ठीक है। जो महंगा बेचकर पैसा कमाया करते थे वो लोग आज की डेट में बोल रहे हैं कि यार ये तो कुछ करना पड़ेगा वरना तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इंडिया बैलेंस बनाकर चले। आसान हमारे लिए भी नहीं है, ठीक है, उन्हें कहा आग का दरिया है और तैर कर जाना है, तो भाई साहब आसान हमारे लिए भी नहीं है चीजें, ओके। तो G20 जो है ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि 1999 में बनाया गया था, फिर आगे चलकर यहाँ पर इसकी सबमिट होना स्टार्ट हो गई। पर्पज यार यही है कि कैसे दुनिया में डेवलपमेंट लेकर आना है, कैसे इकोनॉमी को अच्छा रखना है, लोगों को कैसे यहाँ पर आज के डेट में अच्छे से जॉब वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, इंप्लॉयमेंट बढ़े, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। और आज की डेट में यहाँ पर जो चेयरमैन है वो है जोको विडोडो, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। हालांकि अगर बात करें आप लोग देखना चाहें अगर लीडर को, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात करें जो लीडर हैं आप लोग बात करें तो अपनी कंट्री के तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हो गए, जापान के जैसे यहाँ पर ये फ्यूमो केसिदा हो गए। इसी तरीके से अलग अलग कंट्री के यहाँ पर लीडर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। क्या कोई इनमें से ऐसा लीडर भी है जो अभी फिलहाल चेंज हो चुका है? अगर हाँ तो बताइए, इससे ये पता चलेगा कैसी नजर है आज की डेट में आप लोगों की दुनिया को लेकर, यानी कि क्या क्या चीजें आप लोग देख रहे हैं। अगर है कोई ऐसा लीडर जो कि चेंज हो चुका है तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। आप लोग उसको एक तरीके से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि अच्छा ये लीडर शायद चेंज हो गया होगा। तो क्या कोई ऐसा नजर आ रहा है? यस या फिर नो बताइएगा जरूर, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोगों से यहाँ पर पूछे कि G20 पर लोगों का इतना फोकस क्यों रहता है? यार मोटे मोटे तौर पर ना दुनिया में की जो 65% पॉपुलेशन है वो G20 के अंदर में आती है, ठीक है।
जो दुनिया का लगभग 79% जो ट्रेड है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले कि जो 79% जो ट्रेड है वो इसी के अंदर आता है। 84-84% इकोनॉमी दुनिया की इसी के अंदर आती है, और सेम फिर इतना ही जितना यहाँ पर ट्रेड है इतना ही कार्बन एमिशन भी यहाँ पर यही लोग करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि G20 जो है यहाँ पर आज की डेट में बहुत ही बड़ा एरिया है, जो कि यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर ये ढंग से रहा तो चीजें बहुत सारी सुधर सकती हैं। ये सारी कंट्री आप लोग यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंट्री G20 की मीटिंग होस्ट कर चुकी है, और आगे की भी मीटिंग तैयार है भाई साहब। याद रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए 21 में इटली के अंदर हुई थी, 22 में इंडोनेशिया के अंदर, और 23 में हमारे यहाँ। और यहाँ पर डेट जो है वो अभी डिसाइड नहीं की गई है, ठीक है, तो टू बी डिसाइडेड। यानी कि हमारी कंट्री में भी एक बड़ा इश्यू देखने को मिल रहा है। इंडिया ये बोल रहा है कि हम तो G20 मीटिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर करवाएंगे। तो इसको चलकर दो लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई। वो दो लोग कौन से हैं? वो है हमारे लंगोटिया यार, एक तो हो गया चाइना और दूसरा हो गया पाकिस्तान। तो इनको ऐसी मिर्ची लगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी अगर बात करें, कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको परमानेंटली बुलाया जाता है, यानी कि पार्ट नहीं है, पर अफ्रीका यूनियन परमानेंटली आता है, आसियान आता है, ये सारे वो एरिया है जो कि यहाँ पर परमानेंटली इनको इन्वाइट किया जाता है, और ये आकर यहाँ पर चाय समोसा बढ़िया अपना मतलब खा के जाते हैं एंजॉय करके लाइफ को। तो ये वो लोग हैं जहाँ पर परमानेंट इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को कुछ बातें भी पता होनी चाहिए कि कौन ऐसा है कि जो हमारे घर में परमानेंट आता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ भी जब मीटिंग होगी तो वहां पर भी परमानेंट ही आएंगे, यानी कि ये भी आएंगे वहां पर मिलने के लिए। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अभी अगर किसी से मिलने आप लोग जाते हैं या कोई काम आप लोग करने कहीं जाते हैं, तो आप लोगों को उसके पीछे कोई पर्पज होना चाहिए। बिना पर्पज के कहीं जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली बात करें तो यहाँ पर भी कोई ना कोई पर्पज होगा जो मीटिंग बुलाई जा रही है। तो सबसे बड़ा पर्पज तो यही है कि आज के डेट में लोग जो है बायलेटरल पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, मल्टीलेटरलिज्म जो है वो खत्म होता जा रहा है। क्या मतलब हो गया? यानी कि दो देश सोच रहे हैं आपस में मिल मिलकर गुट बना ले, पर लेकिन जहां 2 से ज्यादा 3 या 4 देश जैसे कि ब्रिक हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, वो ज्यादा काम करते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। रीजन क्या है? एक तो आज के डेट में बन नहीं रही है, सबके सर अड़े फिर रहे हैं। जैसे चाइना के साथ में इंडिया का हो गया, रशिया के साथ में यूएसए का हो गया, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया के साथ में हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा रीजन आप लोग अनस्टेबल बोल ही सकते हैं। श्रीलंका में वैसे खस्ता हालत हो रखी है। इसी के साथ में हमारा पड़ोसी देश म्यांमार में, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की खस्ता हालत हो रखी है। तो ये सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर किसी न किसी का कोई ना कोई टंडेरा जुड़ा बैठा है। तो इसलिए यहाँ पर आपस में जो है 2 कंट्री तो मिलकर काम कर पाते हैं, पर जहां 2 से ज्यादा हो जा रहे हैं उसके सक्सेस होने के चांस काफी कम हो जा रहे हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया यहाँ पर देखेगी इसकी प्रेसिडेंसी और फिर इंडिया को ट्रांसफर कर देगी। एक काफी इंटरेस्टिंग टर्म मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आप लोगों को सुनकर भी मजा आएगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है। तो वो टर्म जो है उसको बोलते हैं ट्रायोका। ट्रायोका का मतलब क्या होता है? ट्रायोका का मतलब होता है 3 कौन कौन से यहाँ पर? एक तो वो देश जहां पर G20 की मीटिंग हो चुकी है, एक वो देश जहां पर G20 की मीटिंग होने वाली है, और एक वो देश जहां पर नेक्स्ट ईयर G20 की मीटिंग होगी। तो जो जो भी यहां पर आता है उसको ट्रायोका बोल देते हैं। और आज की डेट में ट्रायोका में कौन है? आज की डेट में ट्रायोका में है यहां पर I3 कौन है? इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। डिफरेंस नहीं लग रहा है कि ट्रायोका में कौन कौन है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि ट्रायोका बदलता रहता है। जैसे यहां पर अगले साल इंडिया के हाथ में प्रेसिडेंसी आ जाएगी, तो इंडोनेशिया रहेगा, यहां पर इंडिया रहेगा, गायब कौन हो जाएगा? तो सीधी सीधी बात है, इटली गायब हो गया। इटली के गायब होते ही कौन आ जाएगा? तो यहां पर ब्राजील आ जाएगा। तो फिर ये IIB हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, है ना? डिफरेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो ये ऐसी चीजें हैं जो टाइम के साथ बदलती रहती है। तो अभी हमारी कंट्री में जब ये इसको होगा, तो हमारी कंट्री में इसके लिए प्रॉपर एक सेक्रेटरिएट बनाया जा रहा है, ताकि इन चीजों को समझ सके कैसे इसको लेकर चलना है, ठीक है। तो उसको लेकर किस तरीके से आगे लेकर चलना है, तो उसके ऊपर हमारी कंट्री में एक एपेक्स कमेटी बनाई जा रही है। एपेक्स मतलब टॉप की कमेटी, सबसे टॉप की, घर में मम्मी पापा बाबा दादी, ठीक है, टॉप ऑथोरिटी, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, इसी के साथ में यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, तो ये मिलकर एक कमेटी बनाएंगे। ये देखेंगे G20 को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। और पीयूष गोयल साहब जो है वो G20 के शेरपा बनाएंगे, ताकि चीजों को देखा जा सके कैसे कैसे उनको इनविटेशन देना कि भाई साहब आ जाओ, हमारे घर भी पार्टी है, आ जाओ भाई साहब, बहुत शानदार तेरी मिक्स वेज बना रखी है, पान समोसा वमोसा जो भी आप लोगों को चाहिए, जो नॉन वेज वाले हैं वो उधर जाना, वेज वाले इधर आना, सबके लिए सारी चीजें रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि एक तरीके से उन कंट्री के साथ में रिलेशन बनाना जो कंट्री G20 का पार्ट यहाँ पर होने वाली है। अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर बाली में जा रहे हैं, यहाँ पर मिले अभी। तो यहाँ पर जयशंकर साहब जो हैं ये मिले वांग यी के साथ में भी, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनसे बोला कि यार देखो तुम ना बड़े ही बदतमीजी वाले काम करते हो। उसने बोला ऐसा क्या कर दिया हमने बोला यार देखो ना, तो तुम रेस्पेक्ट करते हो हमारी बाउंड्री की, ठीक है, सेंसिटिव जो म्यूचुअल जो रिलेशन है उसको भी नहीं समझते हो, इंटरेस्ट के बारे में तो छोड़ दो, तुम अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करते हो, सामने वाला जाए भाड़ में।
तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके की मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, अब तक तो सुन लेते थे पर अब नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर जो LAC वाला रीजन है जिसको आप लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हो, तो ये वो रीजन है जो कि हमारा बहुत ही शानदार रीजन है, पर लेकिन चाइना इसको कब्जाए बैठा हुआ है। आज से नहीं, काफी पुराने समय से, 1962 की वॉर के टाइम से। इधर यहां पर ये हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको आप लोग LOC बोलते हैं, इसको पाकिस्तान गपचाए बैठा है। तो ये हमारा रीजन है जो कि यहां पर ये अपने कंट्रोल में लिए बैठे हैं, और ये काफी सेंसिटिव मुद्दे हैं। इनके ऊपर बात करें तो यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी होकर जाता है। देखिए चाइना ना जहां जहां जाकर इन्वेस्टमेंट करता है वो कंट्री आज के डेट में हाथ में कटोरा लिए बैठी है। तो यहां से समझ में आता है कि चाइना की इंटेंशन क्या है। अभी श्रीलंका के हाथ में कटोरा आ चुका है कंप्लीटली, पाकिस्तान के हाथ में आने वाला है, उसी पैटर्न में चल रहा है। अगर यहां पर समझ नहीं पाया तो कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। दूसरा मुद्दा यहां पर यह शांति बनाए रखने का, जैसे ट्रैंक्विलिटी, यानी कि बॉर्डर पर शांति रहना चाहिए। जब मन करता है तब तब आकर वहां पर वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। कहीं यहां पर पुल बनाने लग गए, कहीं आकर रोड बनाने लग गए, कहीं तंबू गड़वा दिए अपने। तो चाइना ऐसी गंदी और बदतमीजी वाली हरकतें करता रहता है। तो रेगुलरली यहां पर हाई लेवल की मीटिंग करनी पड़ती है, यार कुछ और काम कर लें हम लोग बैठकर, पर नहीं, इनके साथ में हम लोग को लड़ना पड़ता है। ठीक है, अभी यहां पर मीटिंग देखने को मिली बेसिकली, ये चुसुल मोल्डो, ये बॉर्डर का जो पॉइंट है वहां पर 16th राउंड अभी आप लोगों को देखने को मिला। इनके बार बार मिलकर बातें करनी पड़ती है, यार ये हो रहा है वो हो रहा है। कितने सारे पॉइंट आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएंगे जहां दिक्कत रहती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहां पर ये काराकोरम हो गया, दोलदी, यहाँ पर बेसिकली दोलदी पेग हो गया। तो कई सारे रीजन आप लोग को, वाई जंक्शन, ये सारे आज के में ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में। गालवान वैली के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, हमारे कई सारे जवान भी यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो ये चीजें देखने को मिलती है। ये ट्राइको के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, हमारे घर पर ये पंडाल क्यों लग रहा है, हमारे घर पर मीटिंग क्यों हो रही है, और हमको इससे क्या फायदा होगा। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं, देखिए हम लोगों ने बोला कि ये मीटिंग जो है हम लोग या तो करवाएंगे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में या करवाएंगे लद्दाख वाले रीजन में। तो देखिए इससे क्या है, दोनों को यहां पर मिर्ची क्यों लगी, चाइना और पाकिस्तान को। पाकिस्तान को तो इसलिए मिर्ची लगी क्योंकि अगर इस रीजन में यहां पर G20 की मीटिंग हो गई तो यहाँ पर सारे लोग आकर देखेंगे यार पाकिस्तान फालतू में चिल्लाता है, टेररिज्म है, वो है, यहाँ तो सब लोग अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, कितना अच्छा रीजन है यार, इसको तो स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने स्टार्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो एक रीजन होगा। दूसरा, लद्दाख के बारे में बोल दिया तो लद्दाख से चाइना को दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारा आधा रीजन दबाए बैठा है। तो दोनों आपस में मिलकर आगे कि यहाँ पर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, वो एक तरीके सिक्योर रीजन नहीं है। अबे सिक्योर रीजन नहीं है, तुमने अनसिक्योर बना रखा है, बदतमीजी, तुमने यहाँ पर बदतमीजी काट रखी है। तो वो चीजें तो हम लोग चाहते हैं दुनिया को दिखाना कि देखो हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम लोग इस तरीके से चीजों को शांति में लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए तो कई सारे इशू है यहाँ पर। मोस्ट वनरेबल है आज की कंडीशन अराउंड द वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया, रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट घर छोड़कर भागे श्रीलंका के अंदर, वहां पर प्रेसिडेंट जो है, उनके लीडर जो है म्यांमार के अंदर जेलें पड़े हुए। पाकिस्तान में अभी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान में तालिबान आके बैठ गया। कहीं है शांति? कहीं दिख रही है शांति? आप लोग ये सोचो, हमारा देश जो है वो एक ऐसी जगह है, अगर कल को आप लोग सोचकर देखो इस मुद्दे को आप लोग एक बार, अगर कल को हम लोग को जरूरत पड़ जाए अपने पड़ोसी देश में किसी की, तो क्या कोई ऐसा देश है जो हम लोग को हेल्प कर सकता है? क्या किसी की इतनी एक तरीके से कैपेसिटी है वो हमारी हेल्प करने बैठ जाए अगर कल को हमारी कंट्री के साथ में कोई दिक्कत है, खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो जाए? जैसे अभी यूक्रेन के साथ में दिक्कत हो गई, तो यूक्रेन के बहुत सारे लोग हैं पड़ोस में इधर उधर जाकर रहने लगे, बेलारूस लंगोटे यार है, आ जाओ भाई जी जिसको आना है। ठीक है, आप लोग देखिए, एक साइड में पाकिस्तान एक साइड में चाइना, नेपाल बेचारा अपना ही काम चला ले, इनके बस की कुछ ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी कंट्री को, तो हमको अपने पैरों पर खड़ा रहना काफी जरूरी है, इसलिए कंट्री को जोड़कर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग, हमारे पास में कोई ऑप्शन है नहीं, बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही ऑप्शन है, जब चारों तरफ से इस तरीके की गीदड़ धमकी आ रही होती है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, और रखेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग है भी। हाँ, आज की डेट में इतनी बुरी कंडीशन होते हुए दुनिया में हम लोग शांति में चल रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया और फ्रांस ने जो मिलकर चलाया था, उसमें ग्लोबल लीडर हैं हम लोग। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी जी के द्वारा बड़ी ही शानदार बात बोली गई कि पेट्रोल को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे आने वाले 5 साल में। तो इसका मतलब यह कि हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से अपने दूसरे रिसोर्सेज पर काम कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा रहेगा। सेल्फ रिलायंस बन रहे हैं हम लोग बोल भी रहे हैं कि आओ भाई हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, प्रोडक्ट बनाओ, हमारी कंट्री को न्यू इंडिया बनाओ, यानी कि हम लोग शांति में चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। चाइना की तरह नहीं है कि बदतमीजियां काट रहे हैं, जहां जा रहे हैं उनके फायदे के बारे में सोच रहे हैं। कहीं पर कोई डिजास्टर आ जा रहा है ना, हम लोग ऐसे नहीं कि अपने अपने बारे में सोच लो, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड सोचता है बस अपना अपना पेट पाल लो। हम लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कोलिशन कर रहे हैं डिजास्टर के फील्ड में। G20 मीटिंग आपस में मिलकर काम कर रही है। G20 कंट्री तो हम लोग बोल रहे हैं कि जहां चाहिए बता देना, एक बार आवाज लगा लेना, दोस्ती में कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग हमारे ऊपर यकीन कर ही सकते हो। तो इंडिया हमेशा ऐसा है यार,
आप लोग देखोगे आसपास वाले दोस्त, जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है ना, वो सबसे पहले इंडिया को याद करते हैं, और वो एक ऐसा इंसान है जो हमारा हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए लोग बोलते हैं हमारा प्यारा महान भारत। तो यानी कि किसी के भी हेल्प करने की बात आए तो हम लोग एक तरीके से दिल खोलकर हेल्प करते हैं। यानी दोस्ती में लूट लो हमको, पर दुश्मनी करोगे तो भारी पड़ेगी। वो वाली कंडीशन है। चाइना की बात करें तो चाइना अपनी साइड से जो है वो यहाँ पर एलएसी के बारे में बात करने के लिए तैयारी नहीं है। बात क्यों करेगा, माल हमारा है, दबाए बैठा है, तो बात थोड़ी ना करेगा। हालांकि दोनों फिर भी मिलकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे, ताकि शांति बनाकर रखी जा सके। तो ये एक अच्छी चीज बोल सकते हैं। अभी चाइना G20 की मीटिंग में हमारे यहाँ क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि चाइना को भी यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कंडक्ट करानी है। हमारे यहाँ नहीं आएगा, उन्हें कहते तुम हमारी शादी में नहीं आए बेटा, तो हम भी तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वाली बात है यार, शादी को छोड़ दो। अगर बात करें तो बर्थडे पार्टी की बात कर लो, तुम हमारे बर्थडे पार्टी में नहीं आए तो हम भी तुम्हारी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वाली बातें हैं। तो ये म्यूचुअल होता है यार, सारी चीजें म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट तरीके से लेकर चलना चीजों को। तो ये वाली बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को सपोर्ट करना ऐसे मुद्दों के ऊपर में। और ये ऐसी चीजें हैं जो अभी टाइम टू टाइम आप लोग को न्यूज में आती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को सारी बता दी, जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो बता दिया। अभी यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं G20 के अंदर, कैसे आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अभी कितना अच्छे से लेक्चर सुना है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन अभी देख सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों के सामने, पीपीटी के अंदर भी आंसर आप लोगों को मिल जाते हैं, टेंशन मत लिया करो। पीपीटी जो आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है ये इसीलिए होती है ताकि आप लोग बैठ के शांति में इनको देख सको, ठीक है, अपना रिवीजन कर सको। तो इनको आप लोग एंजॉय किया करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हो। जब आप लोग कभी खोलकर पीपीटी देखोगे तो अच्छा G20 में यार सारी चीजें एक जगह मिल गई, वो भी शानदार तरीके से, मिनट में आप लोगों ने रिवीजन कर डाला सारी चीज का, ठीक है। चाहो तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो अपने पास में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग और अच्छे से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पर लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। अपना उस तरीके से मतलब एक नहीं, अपना जो एक तरीके से आसानी से आप लोग अपने फोल्डर बनाकर रख सकते हो जब रिवीजन करना हो, ठीक है। तो ये बातें होगी। ये क्वेश्चन है यहाँ पर एक और, जो कि यहाँ पर इससे रिलेटेड अभी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंज पॉइंट LAC फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर जैसे ऐसे क्वेश्चन अभी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। काराकोरम पास, गालवान वैली, इसी के साथ में स्प्रिंग, जो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर एरिया जो होते हैं ना सारे, इनको लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दौलत बेग, ओल्डी, ये वाला रीजन हो गया। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा नॉर्थ से साउथ में आप लोगों को लगाना है, तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ से आप लोग चलोगे साउथ में, तो ये सारे रीजन इसीलिए दिखाए गए हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है भाई, ठीक है, भाइयों और बहनों, यारों और दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आप लोगों को तैयार करा दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों के सामने ये है। तो क्वेश्चन भी साथ साथ में टॉपिक के साथ में अगर तैयार करते हुए ऐसे चलोगे तो फिर देखो तब आता है मजा प्रिपरेशन करने में, और तभी तो कॉन्फिडेंस भी आएगा अंदर से कि हाँ भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको तो भाई साहब दबा दबा कर पीटेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को तैयार करने का नजरिया चेंज करो, उसमें देखो क्या क्या बन सकता है और कहां पर इशू क्या चल रहे हैं, उसके साथ में आप लोगों को कनेक्ट करना है। कौन हमारे दोस्त है, कौन हमारे दुश्मन है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी आप लोग अच्छे से आंसर दे पाते हो तभी आप लोग रिप्लाई कर पाते हो, और तभी आप लोगों का सोचने का तरीका भी बढ़ता है, आप लोग अच्छे से एनालाइज भी कर पाते हो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करूंगा अब यहाँ पर अब क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो रिसेंटली अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री में गए जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली में पहुंचे और उनके द्वारा यहाँ पर जाकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया गया। प्रोडक्ट मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या है जिसका प्रचार किया गया अच्छे से, वो प्रोडक्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप लोगों को किसी देश को अगर बनाना है और बर्बाद करना है तो एक सबसे आसान तरीका है कि उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बर्बाद कर दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। यही काम किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज ऐसा नहीं है कि वो हमारे देश में आए तो कुछ अच्छा करने के लिए, वो हमारे देश को लूटने आए थे। हमारे देश का रॉ मटेरियल निकाल के ले गए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया, हमें रिलीजन के नाम पर एक तरीके से लड़ा कर चले गए, हमारी जो ज्योग्राफीज हैं उनको डिवाइड करके चले गए, जिसके बेस पर आज के डेट में भी इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो यानी कि उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। हाँ, कुछ अच्छा किया तो हम लोग को ये बता दिया बस उन्होंने कि भाई साहब किसी को बर्बाद किया जा सकता है अगर वो आपस में लड़ते रहे। हमारे यहाँ पर हम लोग आपस में लड़ते रहते थे, तो उन्होंने आकर क्या किया, सबको थपड़ियाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक तरीके से कोई बोल रहा है कि मैं भाई साहब राजपूत हूँ, कोई बोल रहा है मैं मराठा हूँ, तो सबको इन्होंने सबको एक साइड से पहले लाइन में बैठाया और फिर सबको थप्पड़ मारने स्टार्ट किए। तो सारे नीचे बैठो, ठीक है, सबको एक तरीके से लाइन में लगा दिया। तो तब इनको समझ में आया कि यार हमारे ही देश में हमारी बेइज्जती की जा रही है, हमारे ही रिलीजन को दबाया जा रहा है, हम ही को दबाया जा रहा है, तो किसी को नहीं छोड़ा भाई साहब, किसी भी कम्युनिटी के बंदे को आप लोग ले लो, मतलब सबको उन्होंने एक तरीके से एक लाइन में बैठा दिया।
तो क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका था, हम लोग अपने ही एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे, तो इसके चलते सब जो है ये अपने अपने एरिया के बारे में सोच रहे थे। उसीलिए हमारी 1857 की जो क्रांति है वो फेल हो गई, क्योंकि उस टाइम पर सब अपना अपना झंडा लेकर चल रहे थे। ठीक है, कोई अलग राज्य का झंडा लेकर चल रहा है, कोई अलग का, कोई कानपुर है, कोई झांसी है, कोई मतलब अपने अपने नहीं, अपने अपने एरिया में लड़ रहे थे, सब अपने अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे। कोई भी एक भारत, एक कंप्लीट देश के लिए नहीं लड़ रहा था। यहाँ पर सब अपने अपने एरिया के बारे में बात करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि लैक ऑफ लीडरशिप जो है वहां पर वो पर्टिकुलर एरिया को डुबा कर बैठ गई। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर G20 में अगर एजुकेशन को हम लोग आगे लेकर चल पाते हैं तो काफ़ी शानदार एक तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट होगा, और एक दूसरे से सीख भी पाते हैं, क्योंकि एक क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं और दूसरा पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ से निकल कर आती है। आप लोगों में इसलिए बोलता हूँ, कभी भी पढ़ रहे हो ना कुछ चीज़ें, तो उसको ऐसे मत पढ़ो कि एग्जाम देना है आप लोगों को, उसको ऐसे पढ़ो जैसे मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे जब पॉलिटी में, तो मैंने आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाए थे कि आप लोग उन फंडामेंटल राइट को सीखो, वो आप लोग की जिंदगी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आप लोग देश के अंदर रहते हो, भारत के अंदर में, और भारत के अंदर रहते हो तो आप लोग इंडिया के सिटीजन हो गए। तो इंडिया के सिटीजन होने के नाते आप लोगों को कौन सी चीज मिली हुई है? वो मिली हुई है आप लोगों के अधिकार, और वो अधिकार आप लोगों को पता नहीं है। तो फिर सिटीजन और ना सिटीजन होने में फायदा क्या रह गया? आप लोगों को फायदा क्या है कि आप लोग इंडियन सिटीजन हो, तो फायदा तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए ना, उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये गलत बात हो जाती है। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम अगर देश के नागरिक हैं तो देश के नागरिक होने के नाते क्या हमको अधिकार मिले हुए हैं। कोई बाहर का इंसान आकर हमारे देश में वोट डाल सकता है? दे रखा है किसी को अधिकार? हम लोगों ने नहीं दे रखा है, पर लेकिन आप लोग डाल सकते हो। अगर आप लोग चाहो कल को अपने देश के आप लोग प्रेसिडेंट बन सकते हो, ठीक है, तो क्या कोई बाहर का इंसान आकर यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक पोस्ट पर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। आप लोगों को अधिकार मिले हुए, तो ये आप लोगों को अधिकार मिले क्यों? क्योंकि आप लोग देश के नागरिक हैं। तो देश के नागरिक होने के चलते ही ये आप लोगों के लिए वॉलेंट्री है कि आप लोग नागरिक हो, इसलिए सारे अधिकार आप लोगों के पास में। पर लेकिन कोई बाहर का इंसान आकर ये अधिकार लेने लगे तो ना बाबा ना, उसको ना देने के हैं हम, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी चीजें बेसिक है। और वो कैसे पता चलता है? जब आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान निर्माताओं ने इसलिए नहीं बनाया था कि भाई साहब इसको पढ़कर लोग जो है IAS बनेंगे, इसको पढ़कर लोग जो है एग्जाम निकालेंगे, अपने अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम निकालेंगे। वो इसलिए बनाया गया था ताकि उसको पढ़कर लोग जो है समझ सके कि उनके अधिकार है क्या। और जैसे अंग्रेजों ने रूल किया है सबके ऊपर, ऐसे आने वाले टाइम में पॉलिटिशियन रूल न कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट को एक तरीके से हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोल सकते हैं। ये इसके लिए बोला गया क्योंकि वो इंडिविजुअल को अधिकार देते हैं अपने आप को एक तरीके से पहचानने का, एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बनकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो उसको कैसे समझेंगे? वो समझेंगे एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। तो अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कौन से नंबर की है? ये तीसरे नंबर की है। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं और इसके ऊपर मैं वीडियो भी काफ़ी डिटेल में बना चुका हूँ। अगर नहीं देखी है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय वीर सर्च कर लेना, सारे चक्षु खुल जाएंगे। पूरी पॉलिसी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है कंप्लीट जो ये है। तो इसके यहाँ पर अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें अच्छी बात क्या है, 2 डिग्रियाँ आप लोग एक साथ कर सकते हो आज की डेट में। तो ये बोला गया एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, अच्छे से आप लोग इंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब कई सारे फायदे आप लोगों को दिए गए। अभी थीम क्या रखी गई है? बोला जा रहा है रिकवरी। हर जगह आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा रिकवरी के बारे में बात की जा रही है। कहाँ से रिकवर करने? भाई साहब ऐसा है क्या गर्लफ्रेंड छोड़ के भागे वहीं पे डूबे बैठे हैं, या फिर बॉयफ्रेंड किसी और के साथ में चला गया वहीं पे पर रिकवर नहीं कर पा रहे हैं? रिकवरी है कोविड-19 से। कोविड-19 सबकी गर्लफ्रेंड बन गया था। क्यों? क्योंकि सबको घर में बंद कर दिया उसने, अपने आप बाहर, मतलब जानवर बाहर घूम रहे हैं मजे लेते हुए। आप लोगों ने देखा होगा ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी उस टाइम पे कि हमारे यहाँ से आईफिल टावर दिखने लगा, पोल्यूशन खत्म हो चुके हैं। तो वो क्या थी? वो थी एक तरीके से रिकवरी कर रहे हैं अब यहाँ पर जो कोविड-19 ने चीज़ों को किया था। आप लोग एक बात बोलूँ, आप लोग ये चीज़ फील नहीं कर रहे हैं पर लेकिन रियलिटी में कोविड-19 एक ऐसा चेंज, एक ऐसा सिस्टम में इम्पैक्ट डाल के गया है, उसने सारी चीज़ों को चेंज करके रख दिया। और जब कभी पढ़ा जाएगा ना, आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे से चीज़ों को डिवाइड करके देखा जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया 1990s के बाद में, ठीक है। फिर 2008 में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने सुना था रिसेशन आया। इसी तरीके से अब आगे आने वाले टाइम में ये पढ़ा जाएगा कि प्री पैंडमिक कैसी थी अर्थव्यवस्था और पोस्ट पैंडमिक कैसी थी अर्थव्यवस्था। ऐसी चीज़ें आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग ये बच्चे जो हैं ऐसा कुछ पढ़ा करेंगे 10-20 साल जब ये पढ़ाई जाया करेगी चीज़ें कि पैंडमिक से पहले कैसी थी दुनिया और पैंडमिक के बाद में कैसी थी दुनिया। इतने लार्ज स्केल पर इसने दुनिया पर इम्पैक्ट डाला है और इतने लार्ज स्केल पर इसकी वजह से लोगों की जान गई है। तो ये एक एरा चेंज कर दिया इसने, तो ये आप लोग समझिएगा।
तो इसीलिए बोला जा रहा है थीम क्या है, रिकवर करना है, इसी के साथ में री इमेजिन करना है, फिर से कैसे चीज़ों को लेकर चल सकते हैं और जो बर्बाद हो गया है उसको फिर से बनाना है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात की जा रही है कि भाई साहब अपने पैरों पे खड़ा हो जाना है, जो अब तक घुटनों पर चल रहे थे अब वहाँ से निकलना है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या होगा, कोई अकेला तो काम कर नहीं सकता, ठीक है, तो मैं ही अकेला कैसे काम कर पाऊंगा, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हर एक इंसान, हर एक कंट्री, सबको मिलकर यहाँ पर काम करना है और उसी को बोलते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब सबका फायदा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से सामने वाले का फायदा और तुम्हारा फायदा। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ किसी को आप लोग पढ़ा दो, इसमें दो फायदे हैं, आप लोगों का रिविजन हो जाएगा और सामने वाले को सीखने को मिल जाएगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। ऐसा है कि पैसा ही हर टाइम अच्छी चीज़ नहीं होता है कि हाँ पैसा ही चाहिए, बस पैसा ही चाहिए। पैसा इंसान को कितना चाहिए, आप लोग ये बताओ, अंबानी है, ठीक है, या फिर अदानी है, जो दुनिया का आज की डेट में तीसरा सबसे अमीर इंसान बने बैठे हैं। तो ये इंसान जो है, आप लोगों को लगता है कि वो पैसा कहाँ जाएंगे इतना लेके, निक्कर वही पहनता होगा, बनियान वही पहनता होगा, खाना भी वही खाता होगा, थोड़ा सा ये कि वो पनीर खा लेता होगा या फिर और भी अच्छे अच्छे पकवान खा लेता होगा, पर लेकिन हमको थोड़ा सा दूसरा मिल जाता है, नहीं मिल पाते इतने पकवान डेली। पर रोटी तो उसी गेहूं की खाता होगा ना, या फिर वो कोई अलग तरीके की रोटी खाता है, उसमें मतलब एक तरीके से कुछ ज़्यादा ही क्या ही बोलूँ, सब मतलब एक अलग ही लेवल की चीज़ रोटियाँ बनवा रहा है कि वो प्रोटीन की रोटियाँ खा रहा है, ठीक है, वो सोने की या चांदी की रोटियाँ खा रहा है। खाएगा तो इंसान अनाज ही ना, नहाएगा तो पानी में ही ना, पिएगा पानी ना, हवा भी वही रहेगी, उसके लिए अलग ऐसे हवा तो आनी रही इंसान के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इंसान को ज़िंदगी में इतना कमाना चाहिए कि मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। आप लोग हमेशा अपनी ज़रूरतें कम रखो और अपनी ज़िंदगी में अपने गोल पे फोकस रखो, तो कोई आप लोग को दबा नहीं पाएगा। ये आप लोग सीख के जा सकते हो। यहाँ से बात करें अगर यहाँ पर, तो म्यूचुअल फायदा होता है यहाँ पर, जब भी किसी को आप लोग कुछ चीज़ सिखाते हो तो आप लोग उससे ज़्यादा खुद सीखते हो। मैं रिलेटिव में बताऊँ, जिस दिन से मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया ना, मैं इतनी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। आप लोगों को तो पता नहीं मैं कुछ सिखा पाता हूँ या नहीं सिखा पाता हूँ, पर जो आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, वो इतने सारे मेल, इतने सारे इंस्टाग्राम पर आज के डेट में रील लगी पड़ी है, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं जिसकी वो चल नहीं है, बहुत सारे पढ़ पा रहा हूँ, टाइम तो थोड़ा सा और भी बहुत सारे पढ़े जाएंगे। तो ये क्या होती है, ये होती है कि एक तरीके से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पर ऐसी लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझाई जा सके। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है एक्सिस, सबसे बड़ी चीज़ ये आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, उसके पास में स्कूल होना चाहिए, तभी तो वो एजुकेशन ले पाएगा। इक्विटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब भाई साहब बस फ्री में प्रोवाइड करा दिया, पर लेकिन है क्या, एक तरीके से नहीं, सबको दे दिया फ्री में मोबाइल फ़ोन चल ही नहीं जाए, फ्री में बांट दिया भाई साहब हमने तो। अब इसका डब्बा में सर फोड़े इसका अपना किसी और का जाकर, ठीक है, क्या कर दिया तुमने, मोबाइल ऐसा तो कम से कम जो चल सके। इसी के साथ में अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। ये शब्द ना अपने ही आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर शब्द अफोर्डेबल आ जाए तो यहाँ पर अफोर्डेबल के साथ में क्वालिटी भी ऐड होना चाहिए, यानी कि अफोर्डेबल से काम नहीं चलेगा कि यहाँ सस्ता बना दिया, क्वालिटी भी होनी चाहिए ना उसकी। तो अफोर्डेबल और क्वालिटी दोनों साथ में होनी चाहिए, तब यहाँ पर ये चीज़ें करेगी कि सस्ता कोर्स तो सस्ता कर दिया कि हाँ सब भाई साहब सस्ता कर दिया, पर लेकिन देखने को मिल रहा है कि उसमें के अंदर क्वालिटी नहीं है, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल वही बात होगी कि यूपीएससी का कोर्स है, यूपीएससी के टीचर पढ़ा नहीं रहे, उस कोर्स को एसएससी वाले टीचर पढ़ा दिया, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पर बेच दिया, क्यों, सस्ता बेचा है। अरे सस्ता तो बेचा, पर पढ़ा कौन रहा है वो तो देख लो एक मिनट के लिए। टीचर तो कम से कम वो लगाओ जिन्होंने कम से कम एटलीस्ट एग्जाम तो दे रखो, पढ़ा तो उसको, समझा तो पेपर को, या फिर कम से कम कुछ एक्सपीरियंस तो उसको टीचिंग का, तो तब समझ में आता है। तो यानी कि अफोर्डेबल और क्वालिटी में डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस क्या होना चाहिए कि क्वालिटी होनी चाहिए अफोर्डेबल के साथ में, तब आएगा। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से 12th के बच्चों को 8th पास टीचर से पढ़वा रहे हैं, ऐसा सही है क्या, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आप लोगों की, क्या सही है और क्या गलत है। अगर नहीं है तो फिर भाई साहब उसको सुधारा जाएगा। तो इसके चलते एक शेयर्ड विजन लेकर यहाँ पर चल रहे हैं और ये जरूरी भी है। और इंडिया जो है अभी फिलहाल एक ऐसी दुनिया की ओर चल रहा है जिसमें हम लोग काफी अच्छे लेवल पर फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन और स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा रिसेंटली मैंने कई सारे आर्टिकल आप लोगों से स्किल के ऊपर डिस्कस किए हैं, क्योंकि स्किल इंसान के पास में है ना। आप लोगों को पता है, मान लीजिए जैसे पता क्या मतलब, जैसे मुझे पढ़ाना आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जितना ही पढ़ा लेता हूँ, इतना है कि मैं जिंदगी में भूखा नहीं मरूंगा, ठीक है। आप लोगों को मान लीजिए कोई काम आ गया, आप लोगों ने मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक गांव में कोई ऐसा था जो बिजली का काम करता था, ठीक है, और उसके पास में बैठे, तो आप लोगों ने वहां से सीख लिया, अच्छा यार ऐसे ऐसे कनेक्शन करते हैं, ऐसे ऐसे सारी चीजें करते हैं, मोटर फूक जाता है तो उसे वाइंडिंग ऐसे करते हैं। मुझे याद है एक बार पंखा जो जल गया था, ठीक है, तो उसको सही करवाने गए थे, तो वहां पर देखा कि कैसे कैसे वो बांधते हैं। तो सीखने में इंटरेस्ट रखना चाहिए आप लोगों का, क्या पता कहाँ पे काम आ जाए। मेरे ताऊजी बोला करते थे
कि भले ही कितने बड़े आगे चलकर तुम मंत्री बन जाओ, पर लेकिन कम से कम खेती करनी आनी चाहिए। तो भाई साहब उन्होंने रगड़ा हम लोगों को, गेहूं काटने मतलब एक तरीके से वो नहीं, सारे काम जो भी जो ईंख छोलना, एक तरीके से बुग्गी भरना, गोबर मतलब गाँव घर से भर के जो जानवरों का जो गोबर होता है बुग्गी में भर के उसको खेतों में लेके जाना, फिर उसको डालना वहाँ पर, उसको फैलाना पानी में, मतलब एक अलग ही लेवल पे चाहिए थी। गेहूं गन्ने को बांधना, भाई साहब हाथ भी चिर जाते थे पूरे दूर दूर तक। तो उन्होंने सारी चीज़ें सिखा रखी है। तो मतलब कल को चलकर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं घर पे जाके खेती कर सकता हूँ। तो इंसान को इतनी स्किल पता होना चाहिए। आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना उसको कभी मत छोड़ना। मतलब कहने का मेरा ये है यहाँ पर कि अगर आप लोग आते हैं काफ़ी एक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ घर में कोई दर्जी है, ठीक है, घर में कोई कुम्हार है, तो उसको जरूर सीखना ज़िंदगी में। वो आप लोगों की एक तरीके से परवरिश से जहाँ से आप लोग निकल कर आए हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी कुछ भी हो जाए आप लोग उसके ऊपर कम से कम अपने पैसे कमा सकते हो, अपनी रोजी रोटी चला सकते हो, अपने परिवार को पाल सकते हो। तो ये हमेशा मेरे ताऊ जी बोला करते थे अक्सर, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इंडिया के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। दो चीज़ों के ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस किया रहा है। एक तो बच्चा जो बचपन में होता है ना उसको अच्छी केयर मिल जाए, ठीक है, और उसके साथ में उसको एजुकेशन मिल जाए, तो भाई साहब वो बच्चा कहीं भी जाकर फोड़ सकता है पूरी दुनिया में, मतलब कहीं भी आग लगा सकता है अगर उसको ढंग से गाइड किया जाए। और अगर गाइड नहीं मिलता है तो फिर बिना पैंदी का लोटा है, कहीं ना कहीं जाके उल्टी सीधी हरकतें करेगा। तो जरूरी है कि एक बच्चे को इस तरीके से लेके चले ताकि सही डायरेक्शन में उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो ये आप लोगों को समझना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। पूरा आर्टिकल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात कर दी, थीम वगैरह बता दी क्या क्या मुद्दे हैं। तो इसका जो है बखान किया गया यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये थीम जरूर याद रखिएगा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन बन जाए तो कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों के 2 आर्टिकल कंप्लीट हो गए। तो आप लोग कोई भी कंफ्यूजन अब आगे नहीं होगा। ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो, आप लोगों को और मजा आएगा। बात की जा रही है कि G20 के रेफरेंस में आप लोगों को जो स्टेटमेंट दी गई है कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इसमें बोला है कि देयर आर 20 कंट्रीज इन दिस ग्रुप। पहली स्टेटमेंट बोला गया है द ग्रुप अकाउंट 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि इसके अंदर में 85% तो देश की अर्थव्यवस्था यानी कि एक सकल घरेलू उत्पाद है, और जो जनता है, जो जनसंख्या है, वो देश की 2/3 यानी कि 2/3 देश की दुनिया की जनता आप लोगों को देखने को मिलेगी। दिस ग्रुप हैज़ नो परमानेंट स्टाफ ऑफ इट्स ओन, यानी कि इसका खुद का अपना कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। तो ये इसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट पूछा गया यहाँ पर। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लो, आंसर दो, और फिर देखो कि आप लोगों ने सही दिया है या फिर गलत आंसर दिया है। कर लिया अटेम्प्ट, अब आंसर बता दो आप लोगों को। बी आंसर है। अच्छा, कितनों का सही हुआ है कितना गलत हुआ बताओ। आप लोग बोलोगे सर बी कैसे हो गया, फर्स्ट कैसे गलत हो गया। देयर आर 20 कंट्रीज इन दिस ग्रुप। 20 कंट्री नहीं है, यहीं पर ही कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें 19 कंट्री है प्लस यूरोपियन यूनियन है एक ग्रुप अलग से, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोग किसी चीज़ को कवर करोगे तो अच्छा रहेगा। तो पूरे शानदार तरीके से 2 आर्टिकल बहुत ही डिटेल में डिस्कस हो गए। अब कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा। और फीडबैक देते रहा करो, जो भी आर्टिकल में आप लोगों को डाउट रहता है उसको पूछते रहा करो। उसी से आप लोगों को भी पता चलेगा कैसा है, एक तरीके से मुझे पता चलेगा किस तरीके से आप लोगों की समझ में आए। ओके, अभी मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किए थे जिसमें हम लोगों ने बातें की थी कि हमारा देश जो है वो चाइना को पीछे छोड़कर 2023 में दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। पर लेकिन इस पॉपुलेशन के ऊपर कितने जज बैठे हुए हैं जो कि केस जाते हैं जजों के पास में, और इतने सारे केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लगभग 4 करोड़ के करीब केस जो हैं फिलहाल बोला जा रहा है पेंडिंग पड़े हैं लोअर कोर्ट के अंदर आज की डेट में अगर हम लोग बातें करते हैं। और हमारे देश के अंदर में जो जजों की संख्या है वो इतनी कम है कि यहाँ पर इन केसों को अगर निपटाने बैठ जाए तो ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में 50-100 साल भी लग जाएं तो ये केस जो हैं वो खत्म नहीं होने वाले हैं अगर ताबड़तोड़ तरीके से भी लगे यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि जजों की संख्या जो है हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी केसेस को निपटाने के लिए। क्यों, हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि क्यों ना हम लोग क्राइम करना बंद कर दें। तो देखिए वो तो फितरत है, वो तो चलता रहेगा, वो तो ना छूटने वाला है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि वो चीज़ें चलती रहेंगी तो तुम कैसे यहाँ पर चीज़ों को सुधार सकते हो। यानी कि ये बिल्कुल वही बात है कि भाई साहब सामने वाले तो आप लोगों के ऊपर जो है वो पत्थर फेंकेंगे। अब ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को उन पत्थर से कैसे बचना है। जैसे बारिश हो गई तो बारिश तो होगी, आप लोग अपना छाता लेके चलो ना घर से। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो किस तरीके से हम लोग जजेस की संख्या बढ़ा सकते हैं। और अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि यहाँ पर भाषण देते देते पब्लिक में रो तक पड़े कि ये कंडीशन इतनी ख़राब है कि सुधरेगी नहीं आने वाले टाइम में भी।
आप लोगों ने मूवी का डायलॉग सुना होगा यहाँ पर, जो दामिनी मूवी का है, सनी देओल का, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लोग नहीं कहते कि एक तरीके से महिलाएं अपनी चप्पल घिसा लेती हैं, उनके गहने और जवाहरात तक बिक जाते हैं, तो मिलती है सिर्फ उनको तारीख। तो वही तारीख के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और उसी तारीख के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सलाखों के पीछे पड़े रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर इसके ऊपर बेसिकली बात की है कि आप लोग क्या करना है, इसमें रिफॉर्म लेकर आना है। और रिफॉर्म भी क्यों बोला गया यहाँ पर, वो इसलिए बोला गया कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जेल में हैं। जब वो बच्चे हैं और महिलाएं जो हैं वो उनके साथ में जेल में हैं, तो सोचो बच्चे की परवरिश जेल के अंदर हो रही है, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर उनको उनकी जो एक तरीके से बचपना जो है कैसे दे रहे हैं यहाँ पर उन सलाखों के पीछे। बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, पर बच्चा तो माँ के साथ में रहेगा। अब माँ को सजा मिली हुई है, तो इस तरीके से बोला गया कि कम से कम उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे सोर्सेज जो मैं पढ़ रहा था, वहाँ पर ये बोला गया अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, ऐसी बुरी कंडीशन है आज के डेट में, अगर जेल में चले जाओ तो वहाँ पर जेल में इंसानों को अगर छोड़ दिया जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ ऐसे इंसानों को जो कि नॉर्मल सोसाइटी में बाहर रहते हैं, तो वहाँ पर सजा की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोर्ट तो बाद में सजा देगा, जेल में जाना ही एक तरीके की सजा हो जाता है। इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। जिस एरिया में एक इंसान बैठ पाता है, खा पाता है, नहा पाता है, उस एरिया में 3-3, 4-4 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बीमारी का घर है यहाँ पर, ये ऐसी भी बातें यहाँ पर बोली जाती हैं। कई सारे लोग जब जेल से आते हैं तो वो अक्सर सुधर जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये रहता है कि वो ऑलरेडी वहाँ पर जो कंडीशन है जेल के अंदर वो देख लेते हैं, जिसके चलते यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए यार, इस नर्क में तो नहीं जाना है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर यहाँ पर अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आज की डेट में अगर देखें, हम लोग कई बार बोल भी चुके हैं कि रिफॉर्म लाने की जरूरत है यार, जिस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और खासकर अगर बात करें यूके के अंदर जैसे यहाँ पर चीजें हैं, उसके बेस पर हम लोग रिफॉर्म ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझा जाए, आप लोगों के मोहल्ले में कोई एक लड़का है बड़ा ही पढ़ाकू टाइप का, बहुत पढ़ता है, ठीक है, आप लोगों के घर वाले आप लोगों को ताने मारते हैं, देख कितना पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से वो सिलेक्शन भी ले रहा है, आगे चलकर अच्छे से अपनी जिंदगी सवार कर ले गया। तो आप लोग के पापा मम्मी पापा फिर बोलेंगे या घर वाले कि देखो वो कहाँ पहुंच गए और तुम कहाँ रह गए। तो कंपेयर करने की आदत होती है, तो इसलिए हम लोग अपनी कंट्री की जो सिचुएशन है वो यूके के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि यूके ने हम लोग को ये सिस्टम जो है वो सौगात में दिया है, 200 साल हमारे ऊपर रूल करके गए हैं, तो उसी में से ये सिस्टम हमारा निकल कर आया है। तो इसलिए यहाँ पर रिफॉर्म करने के लिए भी उनकी तरफ को देखेंगे ना, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो यूके की तरफ को देख रहे हैं कि भाई बताओ कि क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो उसको देख देख कर हम लोग अपने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने किसी न्यूज़पेपर में, एग्जैक्ट मुझे न्यूज़पेपर याद नहीं आ रहा है क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपर के कई सारे आर्टिकल मैं देखता रहता हूँ। तो उसमें वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक पर्सन थे जो कि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में जेलर रह चुके थे, उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया था। तो उनके द्वारा बोला गया कि जब तक मैं यहाँ पर जेलर की पोस्ट पर रहा वहाँ पर, तो तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यार किस तरीके से यहाँ पर इसको सुधारा जाए, क्योंकि डेली मैं ऐसे लोगों को देखता था वहाँ पर जो कि इस तरीके से वहाँ पर हैं कि ये मानो कि आज उनको बीमारी लग के मर जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है जेल के अंदर में, जबकि उनके ऊपर केस चल रहा होता है, अंडर ट्रायल कैदी होते हैं वो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। अभी एक केस आया यहाँ पर जिसको बोलते हैं यहाँ पर सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस था यहाँ पर। उसके चलते भी यहाँ पर डिलीवर किया गया कि भाई साहब देखो होना क्या चाहिए, बेल होना चाहिए, नोट जेल। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को पकड़ के ले गया है तो यहाँ पर कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है अब तक भी। अंग्रेज नहीं जैसे उठा उठाकर सबको जेल में डाल देते थे यार, अब तो हम लोग आज़ाद हो चुके हैं ना, तो अब आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर क्यों हम लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार यहाँ पर इसके बारे में बोल चुके हैं और कई बार यहाँ पर बोल चुका है कि कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके चलना है, पर लेकिन फॉलो नहीं किया जाता है। आप लोग बोलोगे क्या हमारे देश में कानून गलत है? कानूनी को तो फॉलो कर रही होंगी यहाँ पर सारी गवर्नमेंट, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। तो हमारी कंट्री में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो कि लाया गया था 1882 में। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। हमेशा ये बोला जाता है कि एक तरीके से एक रूल और रेगुलेशन को अगर हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर दे तो सिचुएशन सुधर जाती है। देखो रूल और रेगुलेशन कोई चीज़ नहीं होती है, चीज़ होती है हमारा माइंडसेट। बोलने वालों के द्वारा ये बोला गया कि कोई भी संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आप लोग खुद सोचो, आप लोग रेड लाइट पर खड़े हुए वहां पर और कोई वहां पर है नहीं आप लोगों को देखने वाला। अब एक इंसान ऐसा है कि जो वहां पर खड़ा है, जब तक कि वो रेड लाइट जो है ग्रीन में कन्वर्ट न हो जाए तब तक वो इंसान जो है अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। और एक इंसान ऐसा है कि वो ताबड़तोड़ तरीके से गाड़ी निकाल कर ले जाता है और कोई अगर सामने आए तो उसको ठोक कर भी चला गया। अब यहाँ पर किसकी गलती है? यहाँ पर रेड लाइट तो थी यार, बना रखी थी, प्रॉपर सिस्टम भी चल रहा था, पर आप लोगों ने फॉलो ही नहीं किया।
तो यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कानून में कोई कमी नहीं होती है। अगर मनसा यानी कि इच्छा हो इंप्लीमेंट करने वालों की अच्छी, कि हाँ भाई साहब ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो कानून कभी भी गलत और सही नहीं होते। ये हम लोगों को देखना होता है कि हम लोग उन कानूनों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो हम लोग उन रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर सोल्यूशन निकल सकता है। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग यहाँ पर कोरिलेट भी कर पाएंगे। अभी कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट ये बोला है कि यार देखो कानून तो है, पर लेकिन आप लोग यहाँ पर उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को गाइडलाइन देनी पड़ेगी जब तक आप लोग एक प्रॉपर कानून लेकर नहीं आते हैं। तो उसके चलते क्या है, सबसे पहले तो देखिए सेपरेट लॉ फॉर बेल, यानी कि आज की डेट में यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। आज़ादी से पहले यहाँ पर जब से आज़ाद हुआ देश तब से लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन फिर भी अंग्रेजों का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेजों की हरकतें फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेजी नहीं छूटी हम लोगों से, और क्या छूटेगा, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर बेल देने में ऐसा लगता है कि एक तरीके से बेइज्जती होगी, तो ऐसा नहीं फील करना यार। अगर किसी को बेल दी जा सकती है, बेल मिलनी चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कहीं कोई मर्डर हो गया, कोई उल्टी सीधी हरकत हो गई, तो वहां पर दुनिया भर के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाते हैं डालकर, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो स्पेशली फॉर नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस रहते हैं, जहां पर वारंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो वहां पर ये रहता है। कॉग्निजेबल में तो वारंट चाहिएगा, तभी यहां पर सारी चीजें चलेंगी। पर लेकिन इस टाइम पर क्या होता है, उठा लो भर लो गाड़ी में, इनके ऊपर जाकर जो है वो डंडा छोड़ा जाएगा, कोई ना कोई तो यहाँ पर मानी जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे सही था और ऐसे ऐसे गलत था। तो वो सही तरीका नहीं है, एक इंसान को इंसानों की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ऐसी बातें यहाँ पर कई बार बोली जाती हैं। इसीलिए जो विजय माल्या है, जो कि पढ़े हुए हैं आज के डेट में कई यूके के अंदर में, यूके की गवर्नमेंट कई बार तो इसलिए नहीं यहाँ पर जो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, उनको ये लगता है कि हमारी कंट्री में जो जेल है उसमें इनह्यूमन तरीके से लोग रहते हैं, यानी कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में जेल की कंडीशन देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं यार आप लोगों ने ना बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर रखी है। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को पता है अगर कोई लोग जो है, अगर इन सेक्शन के तहत अगर उसको यहाँ पर एक तरीके से नहीं, ये कुछ ऐसे सेक्शन है यहाँ पर बेल एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई किए जाते हैं, सेक्शन 88, सेक्शन 10, मतलब सेक्शन है रटन नहीं, आप लोगों को लिखना है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर नॉर्मली पुलिस वाले, वो बोलते हैं कि आप लोगों को फिर से बेसिकली क्या करना है, एक नया फॉर्म भरना है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को सेपरेट एक बेल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अरे भाई साहब ऑलरेडी यार ये वाले सेक्शन हैं जो कि यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं, इनमें बोल दिया गया है कि बेल की एप्लीकेशन की जरूरत है नहीं। क्यों फालतू में डबल माथा बच्चे करा रहे हो उन लोगों से, क्यों फालतू में उनसे डबल फॉर्म भरा रहे हो। तो ये वाली खतरनाक चीज़ है, यानी कि बिना बात की बात। मुझे तो यहाँ पर एक चीज़ याद आ गई, आप लोगों को शायद मैंने सुनाया भी था। मैं जब दिल्ली में रहता था तो मुझे कनेक्शन लेना था, जो लैंडलाइन कनेक्शन होता है जो फ़ोन का, उससे इंटरनेट भी चलता था, तो उससे ठीक ठाक स्पीड आती थी। तो मैं गया लेने के लिए MTNL के ऑफिस में। तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ये वाला ऑफिस है, मतलब एक ऑफिस है काफ़ी बड़ा है वैसे तो, इसमें कई सारे रूम है। तो इस वाले ऑफिस में मैंने फॉर्म सबमिट किया, ठीक है। तो मैंने बोला कि कर दो यार इसको काम को, कह रहा है कि नहीं ये हानि होगा, ये दूसरी जगह होगा और वो कल आएंगे। मैंने कहा कल, मतलब वो कल नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि दूसरी जगह होगा और आदमी नहीं है वहाँ पर, फॉर्म वो लेकर जाएगा। मतलब क्या, मतलब कि बराबर में एक रूम छोड़कर एक और रूम था यहाँ पर, इस रूम के अंदर फॉर्म जाना था। ये इंसान इस रूम के अंदर फॉर्म लेके नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि जो फॉर्म लेके जाने वाला है वो फॉर्म लेके जाने वाला यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर जो इंसान बैठा है वो यहाँ से फॉर्म लेके आएगा नहीं, क्योंकि दोनों की बेसिकली बेइज्जती हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये कल कोई आदमी आएगा, इनका फॉर्म लेके यहाँ पे जाएगा, वो उसके ऊपर साइन करेगा और फिर जो है वो कनेक्शन जो है वो मेरे पास में आएगा। मैंने कहा ओ भाई ऐसा कर, मैं दे आता हूँ ये उठाकर इसको, ठीक है, तू कनेक्शन दे दे, मैं चक्कर काटते फिरूंगा क्या, ठीक है। तो वाली बातें हैं। तो मैंने बोला कि यार कनेक्शन दे दो, आपके इतनी सारी हरकतें उल्टी सीधी कर रहे हो। तो कहने लगा एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो करेंगे। मैंने कहा ये प्रोसीजर नहीं है, मतलब दूसरों का प्रोसीजर बनवाना है कि चक्कर ही काटते रहो तुम यहाँ पर, ये तो इंपॉर्टेंस दिखाने वाली बात होगी। सामने वाला बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं दिया तो उसको फोन अपन आराम से कर देगा साइन, उस पेपर नहीं हुआ होगा। तो ये कंडीशन है कि डबल बिना बात की मेहनत करवानी है लोगों से, ठीक है। ये तो अलग बातें हो गई। अब बात करें आप लोगों से, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे रखना है। ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। अब स्टेट लिस्ट और जो भी यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है उनको यहाँ पर बोला गया, डायरेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
कि आप लोग कोशिश करो कि प्रॉपर वे से चीज़ों को लेकर चलो और किसी को भी ऐसे नहीं कि फालतू में अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सीबीआई ऑलरेडी यहाँ पर इसके बारे में बातें कर चुकी है, ठीक है। सीबीआई भी यहाँ पर किस तरीके से स्पेशल जजेस जो है उनको आप लोग ला सकते हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बोलेगी कि एक टाइम था, पहले टाइम में अगर बात करें नहीं है वो फैसिलिटी, उस टाइम पे ये था कि जिस दिन छुट्टी हुआ करती थी ना, तो जो जज थे वो जाकर बैठा करते थे, कहाँ पर, जज हो गए या फिर वहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी हो गई थी, जेलर वगैरह, वो सब जाकर बैठा करते थे और ये देख रहे थे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बेल दी जा सकती है, ठीक है। तो वहीं पर ही जाकर फटाफट जो है उनका एक तरीके से जुगाड़ पानी करके बैठा के वहाँ पर दरबार टाइप का, तो उनको बेल दे डाली सबको। तो लोगों का एक काम करने की अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ काम करना चाहते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम भी करना नहीं चाहते हैं, तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे भी बड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, दुनिया भर की ऐसे मतलब एक तरीके से ढांचेगत की जरूरत है जहां पर जो एक तरीके से जजेस जाके बैठ सकें। अब जज को बैठने की भी जगह नहीं है, ढांचे तक भी नहीं है प्रॉपर अवेलेबल। एक बार एक पर्टिकुलर डिस्कशन सुन रहा था मैं, कोई उसमें ये बोल रहे थे जो खुद जज साहब थे, अच्छा आप ये बताओ अब यहाँ पर कोई लेडी जज है, ठीक है, और वहाँ पर जहाँ पर वो लेडी जज है जहाँ पर पर्टिकुलर कोर्ट रूम बनाया जाना है, वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, सेपरेट उनके लिए टॉयलेट की भी, जहाँ मेंस जाते हैं वहीं पर ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है, यहाँ पर कोर्ट रूम अवेलेबल नहीं है प्रॉपर वे में। कम से कम 5,000 के करीब नए कोर्ट रूम की रिक्वायरमेंट है अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी, तो वो भी एक कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो केसेस वहाँ पर ही पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली चाइना के अंदर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए जो कि जजेस की हेल्प करते हैं, और ये माना जा रहा है कि जो जजेस के पेंडिंग केस हैं उसको वो 1/3 यहाँ पर कम कर देंगे, मतलब उनका बर्डन 1/3 कर देंगे, जो यहाँ पर जो उनको अगर कोई डिसीजन देना है तो, ठीक है। तो उसको इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब तो यार हम लोग हाइब्रिड चीज़ें लेकर चल रहे हैं ना, हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो इसको क्यों हम लोग इंजॉय नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन को ऑनलाइन दे दो, ऑफलाइन को ऑफलाइन दे दो, फटाफट ये इनको निपटाओ केसेस को, जितने ज़्यादा आप लोग निपटा सकते हो। कोविड-19 में आप लोगों ने पूरा इस्तेमाल भी कर लिया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाला चक्कर, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन है, पर लेकिन वही है कि करने वाला चाहिए ना, सोल्यूशन तो मिल जाएंगे। सोल्यूशन तो आप लोगों के पास में है सारे, ठीक है। आप लोगों के पास में किस चीज़ की कमी है अगर आप लोगों को बोलो आज के डेट में सिलेक्शन लेने के लिए, आप लोग एक बार देखो बैठकर, सारी चीज़ आप लोगों के पास में अवेलेबल है। आप लोगों के मम्मी पापा ने सारी चीज़ें आप लोगों को दे रखी है, सारी चीज़ें A to Z जो आप लोग चाहिए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, रिसोर्सेज वगैरह, इंटरनेट वगैरह, मोबाइल वगैरह, या फिर जो भी आप लोग कहीं एक तरीके से ना कोई जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या ऑनलाइन, ये सब चीज़ें वो पैसे दे रहे हैं अपने पास से, अपनी मेहनत की कमाई आप लोगों के लिए। पर लेकिन आप लोग हो कि आप लोगों को लग रहा है यार क्या ही करना है, चल रही है ज़िंदगी मजे में, क्यों ही पढ़ना है, तो वो वाली बातें आते हैं निकल के, ठीक है। कुछ और कंडीशन आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर इसके बारे में बातें करती हैं, जैसे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस जहाँ पर बेल जो है वो नहीं मिलेगी और एक ऐसा ऑफेंस जहाँ पर बेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो एक तरीके से हमारी कंट्री में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कानून के अंदर जो है बेल को डिफाइन नहीं किया गया है, बस ये दिखाया गया है कि एक तरीके से कि यहाँ पर जो बेलेबल होगा ये ऑफेंस या फिर नॉन बेलेबल होगा। और CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है यहाँ पर ये तो मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई है। जैसे हमारा संविधान बनाया गया ना, तो हमारा संविधान बनाते टाइम हमारे जो पार्लियामेंट में बैठने वाले सांसद हैं उनको पावर दे दी गई है कि आप लोग अपने डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि संविधान में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे तो भाई साहब संविधान लिखने बैठेंगे तो संविधान नहीं UPSC का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी किताबें बन जाएंगी उस संविधान की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही प्यारा सा संविधान लिखा गया, पर लेकिन उसके चलते हम लोगों को कुछ छूट भी दी गई है कि हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो ये उसकी खूबसूरती है हमारे संविधान की, तो वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर अगर किसी को रिलीज करना है तो यहाँ पर रिलीज किया जा सकता है, जैसे कि एक तरीके से सिक्योरिटी लेकर, ठीक है, इस इंसान को रिलीज करना है, बॉन्ड टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, या फिर विदाउट बॉन्ड। तो कौन डिसाइड करेगा, ये इम्पावर किया जाता है मजिस्ट्रेट को। तो इससे कुछ तो खाली होंगे जेलें, पर लेकिन वो नहीं होता है। नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होता है, जैसे कि कोग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब वारंट तो आने का नहीं, यहाँ पर पता चला सामने वाला 2-4 के मर्डर और कर गया लेकर, तो पकड़ के गर्दन उसकी जेल में डालो। भाई साहब इतना खुला छांड थोड़ी ना छोड़ना है सड़कों पर कि वो सबको मारता घूम रहा है।
तो मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से एक्यूज फिट है रिलीज करने के लिए। ऐसा नहीं कि वहां पर ऐसे ही मजे मजे में काम हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, आप लोगों ने कई सारी सुना होगा, बेल इस तरीके की भी होती है। इतनी रेगुलरली ये उसमें आती है न्यूज में जिनके बारे में कुछ हद नहीं है। और ये आप लोगों को जरा सा एक कॉमन सा डिफरेंस होता है, आप लोग एक बार समझ लोगे तो दूसरों को पढ़ा भी दोगे, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को यार इस तरीके से आप लोग देखा करो कि यार ये ना आज पढ़ना है और फिर दूसरे को पढ़ा भी देना है, ओके। तो यहाँ पर क्रिमिनल जो बात की जा रही है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, तो हमारी कंट्री में जो ड्राफ्ट किया गया था यहाँ पर 82 में, ठीक है। तो उसके बारे में जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो कि हम लोग कंटिन्यूस के अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करते हुए आ रहे हैं, तो 3 कैटेगरी में यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेल को यहाँ पर डिवाइड कहते हैं। जैसे एक तो रेगुलर बेल होगी। रेगुलर बेल मतलब एक इंसान जो है वो जेल में है, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस कस्टडी में है और उसको बेल चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पर बेल मिलती है सेक्शन 437, ठीक है, इसी के साथ में 439 CRPC के। वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा जज के ऊपर, बेल देनी है नहीं देनी है, उसके लिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बेल अलाउ है या फिर नहीं है, ठीक है। ये तो ये वाली बेल होगी। एक यहाँ पर है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल बड़ी खतरनाक है और ये तो इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है आज के डेट में। मान लीजिए एक बहुत ही महान आदमी है कोई और उसने कोई गलत गड़बड़ कर दी और उसको लग रहा है कि पुलिस अब तुझे गिरफ्तार करने वाली है, तो वो पहले से ही बेल ले लेगा इससे पहले कि पुलिस गिरफ्तार करे, क्योंकि उसको लगता है कि तुम्हारी रेपुटेशन यहाँ पर खराब हो जाएगी तो यहाँ पर अगर जेल में चले गए। और कई बार ऐसा होता भी है, कई सारे लोगों के ऊपर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं, तो ये एक तरीके से उन लोगों की इज्जत बचाने के लिए, ताकि उनकी इमेज बनी रहे, तो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पर जरूरी भी है इस तरीके की चीजें। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है ये 438 जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन CRPC का, इसके अंदर निकल कर आती है और सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर इसको देता है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर ये नॉर्मली नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट की जाती है पर्सन जो कि यहाँ पर मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन नॉन बेलेबल, यानी कि जिसकी बेल ना हो। तो यहाँ पर अगर उसकी बेल नहीं होगी तो एक बार पकड़ा गया तो पकड़ा गया, चढ़ गया भाई साहब सूली, तो यहाँ पर उसके लिए पहले से ही बोल देता है एंटीसिपेटरी बेल ले लूं। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले से उनके वकील तैयार बैठे रहते हैं, भाई साहब आ गए कोर्ट में, उससे पहले कि यहाँ पर मतलब एक तरीके से ना इंसान जो है वो इंसान आए जो यहाँ पर जेल में, तो पहले से ही भारी वार जमानत हो जाए, तो वाली बातें हैं। अब इंटरिम बेल क्या होती है? ये इंटरिम बेल होती है, बोला गया यहाँ पर ये जो बेल होती है एक तरह शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, और ये जो ग्रांट की जाती है, ये जो अपनी रेगुलर बेल होती है, ठीक है, ग्रांट की जाती है एक तरीके से उससे पहले, जब रेगुलर जो ग्रांट की जाती है यहाँ पर हियरिंग ऑफ द ग्रांट फॉर द रेगुलर बेल और द एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे इससे कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर रेगुलर बेल होती है और एंटीसिपेटरी बेल होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए इनसे पहले यहाँ पर ये ग्रांट की जाती है। तो कई सारे ऐसे प्रोविजन रख रखे हैं, इनके सबके अपने अपने फायदे हैं, पर लेकिन कई बार इनको गलत तरीके से इस्तेमाल भी कहता है, क्योंकि इंसान है, इंसान की फितरत है लूप होल ढूंढना, और वो हम लोग ढूंढ के बैठते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यूके को फॉलो कर लो, आखिर यूके को फॉलो क्यों कर लें? यूके ने ऐसा क्या महान काम कर रखा है? तो यूके यहाँ पर इसलिए फॉलो करने की बात की जा रही है कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट किए बैठा है। जैसे कि अगर बात करें बेल एक्ट के बारे में, तो बोला गया कि यूनाइटेड किंगडम में 1976 के अंदर में यहाँ पर प्रोसीजर लाया गया कि बेल ग्रांट करनी है। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर कई बार एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं और पता भी होना चाहिए आप लोगों को। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि एक तो अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं बनोगे, यानी कि जो बेसिक थीम है नेचुरल जस्टिस की वो यह कि जो इंसान जो है वही तो चोर है और वही कोतवाल बना बैठा है अपने आप ही, यानी कि वही डिसीजन देगा, उसी ने चोरी कर रखी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये होना चाहिए, अगर किसी का जजमेंट देना है तो यहाँ पर एक तरीके से उस इंसान से भी एक नहीं पूछना है कि भाई साहब तुमने गुनाह क्या किया, तुमको ये सजा देने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको सुना ही नहीं, बेचारे को उठा के यहाँ पर सजा सुना दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जय भीम मूवी देखी आप लोगों ने देखी होगी, तो वहाँ पर यही हरकतें दिखा रखी है कि गुनाह कोई और कर रहा है और सजा कोई और पा रहा है, तो ये बड़ी ही खतरनाक चीजें निकल कर यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जय भीम मूवी में मुझे जो अच्छी बात लगी यहाँ पर, जो लॉयर साहब थे उनकी, वो क्या करते थे, वो गरीबों से पैसे नहीं लिया करते थे खासकर, ठीक है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, या फिर बहुत ही माइन्यूट सा अपना फीस ले सकते हैं, जबकि बहुत बड़े एक तरीके से वो वकील थे। तो आप लोग भी जिंदगी में जब किसी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओ ना, आप लोगों को लगे कुछ हेल्प आप लोग कर सकते हो किसी की, तो जरूर करिएगा, पीछे मत हटिएगा। इससे आप लोगों के दिल को जो सुकून मिलेगा ना, मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एम जो है यहाँ पर ये है कि किस तरीके से यहाँ पर जो जेल के अंदर में कैदी उनको कम किया जाए, और यहाँ पर जनरल उनका अधिकार भी होता है यार कि बेल मिलनी चाहिए, वो बेल मिलनी चाहिए उनको, एक प्रॉपर लीगल एड यानी कि सपोर्ट मिलनी चाहिए कानून,
पर लेकिन आप लोग रिजेक्ट कर सकते हो तो उसके पीछे एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए कि क्यों रिजेक्ट की। क्या बाहर जाकर वो यहाँ पर किसी का गला काट देगा, जेब चोरी फिर वही हरकतें करेगा जो यहाँ पर कर रहा है? अगर आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं तो ही आप लोग उसको बेल ग्रांट नहीं करेंगे, वो नॉर्मल नोट पर आप लोग उसको जो है बेल ग्रांट कर देंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया में कि हाँ लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया और फिर उनसे पूछे जा रहे हैं लाठियां चला कर, बता, नहीं कहते बता चोरी किसने की है, बता तू नहीं चोरी की है ना। दो तरीके होते हैं, एक तो पूछना बता दे किसने चोरी करी है, दूसरा बता तूने ही चोरी की है ना, ठीक है। तो ये बोला जाता है, कई बार ऐसी केसेस निकल कर आते हैं, मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, कि ये गुनाह कबूल कर ले तो तुम्हारी जो सजा है हम लोग कम करा देंगे। मतलब उनका ये रहता है कि ये केस का डंडा आ गया ऊपर से कि ये केस का सोल्यूशन निकालना है, अब उसके लिए शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना है वो लगाओ, बस केस का सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना आप लोग 2-3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये जो शब्द यहाँ पर लिखे गए इनका मतलब है, यहाँ पर आर्टिकल 20 जो संविधान का है, फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं जिनको मौलिक अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर इसके अंदर 20, 21 और 22वें जो आर्टिकल है, यहाँ पर ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजन रखे गए कि यहाँ पर आप लोगों को ऐसे नहीं कि फालतू में ही लोगों को अरेस्ट कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द जो कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, इसके बारे में यहाँ पर बात करता है। और 3 बात बड़ी प्यारी यहाँ पर बोलता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है उसने आज कोई गुनाह कर दिया है, ठीक है, और आज कोई गुनाह कर दिया है, आज हमारे देश में इस गुनाह के लिए उसको 6 महीने की सजा है। तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि पहले भाई साहब चल के कानून में हम लोग फेरबदल करते हैं और कानून में फेरबदल करके 6 महीने की सजा जो है इसको 6 साल की या फिर 60 साल की करते हैं और फिर यहाँ पर इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। ना मुन्ना ना, ऐसे ना करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल सजा है, जो उस टाइम पर उसने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, उसी के हिसाब से उसको यहाँ पर सजा मिलनी है, ना कि तुम नया कोई कानून फ्रेम करोगे उसके हिसाब से तुम यहाँ पर लेकर आओगे और तब काम करोगे। तो एक तो ये बात बोली गई है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। एक बोला गया नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये था कि एक इंसान को, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी जो ऋतिक रोशन की मूवी थी, क्या नाम है, जोधा अकबर, ठीक है, उसमें क्या करता है, उसमें कहता है कि जो उसका जो भाई रहता है उसको क्या करता है, कहता है कि इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपरली मंजिल से नीचे फेंको, ठीक है। मर गया, देखना झांक के मर गया, नहीं मरा, कह रहा नहीं मरा, कह रहा फिर से लेके आओ, अब की बार फिर से फेंको और सिर की तरफ से फेंकना, कह रहा मर गया, अगर नहीं मरा तो फिर से लेके आओ। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, अगर कोई इंसान ने कोई यहाँ पर गलत काम किया है तो उसको उस काम की सजा मिल गई। इसने चोरी की है, इसकी चोरी की सजा मिल गई, इसको 6 महीने ये जेल में रहेगा, इसके बाद छोड़ दो। पसंद नहीं है यार 6 महीने वो डालो इसको जेल में, किस लिए? क्योंकि वो जो पहली चोरी की है उसी के लिए डालना है, फिर से दूसरी चोरी की है नहीं की है तो फिर क्यों डालना है? ऐसे ही मन कर रहा है फिर से 6 महीने डालो। ऐसा नहीं करने के भाई, एक इंसान को एक गलती करने के लिए उसको एक बार ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि मन कर रहा है कि 2-2, 3-3 बार उसको सजा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में कोई सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये भी रहता है किसी को फोर्स नहीं करना है, ठीक है, अपने ही खिलाफ उसको बोलने के लिए कि हाँ तुम बोलो कि हाँ तुम ही नहीं हरकतें की है, तो फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती किसी से तुम ये नहीं बुलवा सकते कि हाँ तुम ही नहीं हरकतें की है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है हमारे संविधान ने भी। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है ही आप लोगों को, ठीक है, जिसके तहत आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और ये तो अब हमारे देश में एक केस भी आया जिसके बारे में मैंने कई बार बताया। अच्छा, केस का नाम बताओ आप लोग, बताओ किस ईयर में ये केस आया था? तो आप लोगों को पता है कि अब तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं आप लोग, ठीक है। एक बड़ी ही खतरनाक चीज है जो कि यहाँ पर प्यूनिटिव और एक तरीके से यहाँ पर प्रिवेंशन वाली होती है। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज के डेट में मैं बोलूं कि आप लोगों को ये काम करना है, ठीक है, और आप लोग बोलो कि ये टाइम नहीं मिला सर ये काम करने का, अब इसके लिए कोई सजा दे रखी है, ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है आज से ना आप लोगों को क्या करना है, 2-2 गिलास ज्यादा पानी पीने, आप लोगों ने काम नहीं किया तो क्या हुआ, कोई काम आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने वो काम नहीं किया, मैंने आप लोगों को बोला अब सजा मिलेगी 2 गिलास पानी ज्यादा पीने हैं, ठीक है। हालांकि ये सजा कम, ये सेहत बनाने का ज्यादा काम रहेगा, ठीक है। पर लेकिन अगर यहाँ पर बोला जाए कि पता है कि ये इंसान जो है इसको ये काम बोला है काम नहीं करेगा, तो पहले से कुछ ऐसा जुगाड़ करके रखना कि यहाँ पर हरकतें ना हो सके, काम पूरा हो जाए, यानी कि प्रिवेंट करना। तो बोला जाता है कि पता चला कि कल को चलकर ये इंसान जो है दंगे फसाद करेगा, इसको पहले से डिटेन कर लो। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है जम्मू एंड कश्मीर में कुछ चीजों को इनोग्रेट करने जाते हैं और वहां पर पता चला जो दंगई है वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अनवांटेड तत्व रहते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पर वो हरकतें करना स्टार्ट कर दें तो उनको पहले से डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आसानी से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके।
तो इस तरीके के प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, समाज के लिए भी और पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी, ताकि एक सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो समाज के अंदर बना रहे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा यूपीएससी के द्वारा पूछा गया 2021 के अंदर में, यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी के बारे में। आप लोगों ने गंगा जल मूवी देखी है, जो पहले वाली गंगा जल अजय देवगन वाली, वो उसको बोलते हैं कस्टडी में ले जाके उनकी आंखों में, मतलब उनको अभी पवित्र कर देते हैं पूरे, कौन सा जो गांव रहता है वो सीतापुर क्या बोलते हैं वो, ठीक है ये नाम रहता है मतलब कुछ। तो उस तरीके से यहाँ पर है कि जुडिशियल कस्टडी के बारे में बात की गई है और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली यूपीएससी की फितरत है नहीं पूछने की, पर लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। बोला गया कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो भी एक्यूज रहता है, ठीक है, तो बोला गया कि कस्टडी के अंदर तो एक तरीके से तो मजिस्ट्रेट, मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी का मतलब तो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हो गया ना, तो बोला गया कि उसको लॉक किया जाएगा पुलिस स्टेशन के अंदर, ना कि जेल में। पहली स्टेटमेंट अटेम्प्ट करिएगा आप लोग, कॉमन सेंस का है बेसिकली। यहाँ पर जब जुडिशियल कस्टडी के अंदर में जो यहाँ पर रहता है, तो पुलिस ऑफिसर जो है, जो उस पर्टिकुलर एरिया का केस का चार्ज रहता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता है इंट्रोगेट करने के लिए विदाउट द परमिशन, यानी कि परमिशन उसको लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा कोर्ट से, तब उसको यहाँ पर मिलेगा काम। देखता हूँ कौन सा आंसर देता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन अगर बात करें तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है और उसको लॉकअप यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं रखा जाएगा, बाकायदा जो प्रॉपर जेल बनी हुई है उसके अंदर उसको रखा जाएगा। यहां पर बोला गया कि एक्यूज्ड लॉकअप इन द पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर उसको लेगा, ना कि जेल। ये गलत है। जब जुडिशियल कस्टडी होगी तो उसको जेल में रखा जाएगा, ना कि पुलिस स्टेशन के अंदर में। और जब एक बार जुडिशियल कस्टडी हो गई तो यहां पर उस इंसान को अप्रूवल बेसिकली लेना पड़ेगा कोर्ट से। अगर कुछ भी इंट्रोगेशन करना है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कई बार मनमानी चलाते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछाते हैं आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। तो यहाँ पर ये अगर कोई पुलिस में ही है तो वही आंसर यहाँ पर आराम से दे सकता है, या फिर कोई वकील है। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है ऐसी चीजें नहीं है, पर हाँ अब एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा जागरूक रहें जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। एंटीसिपेटरी बेल इतनी ज्यादा न्यूज में रहती है, शायद ही कुछ और रहता होगा। बोला जा रहा है कौन से सेक्शन के अंदर आती है, सेक्शन 437, 438, 439। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इसका आंसर तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ ना, ऐसे ऐसे तो आंसर दे दिया करो, ठीक है। पूरा आर्टिकल सुनने के बाद में भी आंसर नहीं दे रहा तो फिर क्या मतलब है। बताइए कौन सा है। अभी बताया आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन 438, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर यहाँ पर बी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बड़े एक तरीके फेवरेट है यूपीएससी के। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कर दिया और प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में कर दिया। तो बोला गया प्रिवेंटिव एक तरीके से यहाँ पर पनिश ए पर्सन फॉर द ऑफेंस कमिटेड। फिर प्रिवेंटिव रह गई क्या, तो बोला जा रहा है कि प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब तय गया कि उसको पहले से डिटेन कर लेना, ठीक है, वे एक तरीके से, ताकि वो हरकतें ना कर सके। तो ये तो प्यूनिटिव होगी। तो ये शब्द जो है यहाँ पर ये इस तरीके से कई बार पूछा जाता है। बोला गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो डबल लेवल पर दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन हो गया। पहले तो इनको अलग दे दिया, आप लोग बोलोगे दोनों गलत है, तो आप लोग सीधा ही लगा दोगे अगर यहाँ पर नहीं पढ़ोगे। आंसर क्या है, आंसर है सी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछाते हैं जो डबल चेक करा देते हैं आप लोगों को। पहले तो ये अलग अलग दे दिया, अगर फ्रीक्वेंटली पढ़कर निकल जाओगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ गलत है, चलो ठीक है, तो आंसर सी हो गया। या फिर कई सारे बोल सकते हैं सही सा लग रहा है यार ये तो पढ़ने में, ठीक है। वही कई बार चक्सो खुलते हैं जब पेपर में बैठे रहते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अरे यार ये सही सा लग रहा है यार, आंसर इसका यही हो सकता है, ठीक है, पढ़ा तो था यार पर कुछ कुछ याद आ रहा है। पहला तो बिल्कुल कंफर्म है, पर दूसरे वाले में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। और जहां पर ये चीजें घूमना स्टार्ट हो गई तो समझो वहां पर कहानी खराब होना स्टार्ट हो गई। एक्चुअल में ये चीजें क्यों आती है, नॉर्मली ये चीजें तब आती हैं जब आप लोगों ने एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। अगर आप लोग रेगुलर प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, अगर अभी से ही आप लोग लग जाओ और आप लोग कोशिश करो डेली लगभग 10 से 20 या 15 से 20 जो MCQs है उनको बीच बीच में आप लोग सोल्व करते रहो, तो आप लोग एक अच्छे लेवल पर एक अपने आप को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है चीजों करने का। ऐसे क्वेश्चन भी काफी अच्छे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये बोला गया CRPC के हिसाब से यहाँ पर कि बोला गया कि इसको डिफाइन किया गया बेल को, ठीक है, यानी कि डिफाइन द वर्ड बेल, बेलेबल और नॉन बेलेबल। ये तो एक तरीका है, ये डिफाइन थोड़ी ना है, ठीक है। CRPC जो एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को कि वो बेल ग्रांट कर सकता है जैसे उसको सुटेबल लगे, और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर में इनेबल करता है पुलिस ऑफिसर को कि अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, भी डिटेल में पढ़ाया मैंने आप लोगों को, तो करेक्ट बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर यहाँ पर बी, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया और बाकी यहाँ पर दोनों आंसर है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। ओके,
ये न्यूज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पर कि स्पेशल मैटरनिटी लीव जो है इन केस ऑफ इन्फेंट डेथ, इनके अगर किसी छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर स्पेशल मैटरनिटी लीव के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यानी कि ये है क्या बेसिकली, ये यहाँ पर ये कि आज की डेट में जो महिलाएं वो ऐसी प्रॉब्लम फेस करती हैं जब बच्चे को जन्म देती हैं, उसके बाद में अगर यहाँ पर बच्चे की डेथ हो जाती है तो ये माँ के लिए बहुत बड़ा शौक होता है। तो 60 दिन की यहाँ पर छुट्टी देने की बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फीमेल है जो जॉब करती हैं, अगर यहाँ पर बच्चे की डेथ आफ्टर बर्थ हो जाती है, यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 28 दिन के अंदर अंदर डेथ हो गई, तो इसके बारे में बात की जा रही है। स्टिल बर्थ जो यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि डेथ और लॉस बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि नहीं पेट में ही डेथ हो जाना या फिर डिलीवरी के ड्यूरेशन में डेथ हो जाना। तो बात की जा रही है बेबी नो साइंस ऑफ द लाइफ एट और आफ्टर 28th वीक, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बच्चे के बारे में आप लोग जाने थोड़ा सा, तो बच्चा 28 वीक में कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग ग्रोथ कैसे होती है, तो ये यहाँ पर 28 वीक का ऐसा देखने को मिलेगा। ये 24 वीक का है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक माँ को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसके चलते, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को क्या रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पर इसी के चलते एक शब्द है स्टिल बर्थ। तो बोला यहाँ पर कि स्टिल बर्थ जो है यहाँ पर द बेबी बोर्न डेड आफ्टर 24 जो कंप्लीट कर लेता है वीक, उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और इसी के साथ में फेटल लॉस जो होता है, ये बोला जाता है कि बेबी डाई बिफोर 24, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर 24 की बात की जा रही है, यहाँ पर बिफोर 24 की बात की जा रही है। तो छोटे छोटे शब्द है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। और ये है एक क्यूट सी पिक्चर जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसका नाम है स्पार्क स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। ये यहाँ पर स्पार्क प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि जो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, तो ये ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर फेलोशिप जो यंग हैं उनको आयुर्वेदा कॉलेज के अंदर, ताकि अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर पाएं। स्टूडेंट को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं यहाँ पर। अगर बात करें तो जो ये जो यहाँ पर काउंसिल जो यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आती है। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन जाए और इस प्रोग्राम के बारे में, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन छोटे छोटे आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है ग्रीन हाउस गैस एंड सी लेवल रीच द रिकॉर्ड हाई 2021। तो ये अभी यहाँ पर यूएसए के अंदर अगर बात करें, रिपोर्ट आई है निकलकर नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें यहाँ पर बताया गया कितने लार्ज स्केल पर अभी चीज़ जो है बढ़ गई है ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी जो एक तरीके सी का लेवल है वो 10 ईयर मतलब कि 10वें साल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और 2021 में माना जा रहा है कि अगर अब तक का रिकॉर्ड माने तो सबसे ज़्यादा बड़ा जब से हम लोगों ने इसको काउंट करना स्टार्ट किया। साइक्लोन की एक्टिविटी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो एक अलग पैटर्न में है। तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जो हैं वो भी चल रही हैं, वरना फिर आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो कोई कन्फ्यूजन इसको लेकर आप लोगों का नहीं होना चाहिए। तो कल को चलकर क्वेश्चन बन जाए कि यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूसली पिछले 10 साल से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो आप लोगों को उसमें यस लगाना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक न्यूज़ है चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में। ये अभी यूएसए की आर्मी ने जो भी चिनूक हेलीकॉप्टर है वो उतार लिए धरती पर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ फॉल्ट देखने को मिल रहा है। पर लेकिन हमारे देश के अंदर भी खरीद रखे हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पर आर्मी के द्वारा ये बोला गया, तो हमने एयरफोर्स के द्वारा कि यार हमने भी खरीद रखे हैं। तो यूएसए ने बोला कि जो तुमने खरीद रखे हैं ये हमसे, वो लेटेस्ट अपडेटेड मॉडल है। तो हम लोगों ने पुराने वाले उतारे हैं, तो उसके चलते रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोगों से जो है यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, इनको आप लोग देख लेना। वीडियो जो है थोड़ी सी लेट हो गई यार, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ये मैंने पीपीटी में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। बाकी इसी के साथ में जो आंसर दिए गए काफ़ी अच्छे से एबी के द्वारा डिटेल में आंसर दिए गए, काफ़ी डिटेल में, ठीक है। और मैंने आप लोगों से यहाँ पर पूछा था इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो यहाँ पर देखते हैं आप लोगों को डेली आंसर मिल जाता है। तो गौतम अदानी जो बिलियनर है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा टॉप पर है आज की डेट में। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो यार देखो, आप लोगों को ना बेसिकली आंसर अच्छे से देने में फ़ायदा क्या होगा, लंबे समय तक आप लोग चीज़ें याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये कोशिश जरूर करो आप लोग। इसी के साथ में क्वेश्चन पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पर, जाकर आप लोग उनको अटेम्प्ट कर लेना। वीडियो कैसी है फीडबैक जरूर देना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।